सो वेलकम बैक टू डब्ल्यूएम क्लासेस। हम आज लेक्चर 7 कवर करेंगे अपना जीएस का, जिसमें हम बायोलॉजी का कोशिश करेंगे कि आज हमारा सारा कंप्लीट हो जाए बायोलॉजी जो हमारा बचा हुआ है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे पास जो टॉपिक बचे हुए हैं, एक तो हम न्यूट्रिशन एंड टाइप्स को थोड़ा सा ख़त्म कर लेते हैं। अब देखो, हमने स्टार्ट भी यहीं से किया था। मेरे पढ़ाने का तरीका भी कुछ ऐसा ही है कि देखो, बायोलॉजी का जो आपका पोर्शन है ना, मैंने जहाँ से स्टार्ट किया था मैं वहीं पर ख़त्म करूँगा। बीच में सारे के सारे टॉपिक्स कवर कर दिए मैंने। ठीक है, तो अब इसमें एक तो ये रेस्पिरेशन बची हुई है, रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस प्लांट्स वगैरह वो देख लेंगे। दूसरा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, फूड एंड मिनरल्स इन प्लांट्स कैसे होता है। मैंने एक पीडीएफ आपको शेयर किया था। उससे पहले असल में उसमें मैंने थोड़ा डायरेक्ट लिखा हुई हैं चीज़ें, तो उससे पहले मैं चाह रहा था कि आपको कुछ थोड़े से कंसेप्ट कम से कम पता हों। अब न्यूट्रिशन टाइप्स में देखो, ये हम अभी पढ़ेंगे, इसको फिलहाल आप छोड़ो। पहले मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। जैसे मान लो, डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन जब तक आपको डाइजेशन का पता नहीं चलेगा कि डाइजेशन कैसे हो रही है। अब देखो, डाइजेशन में ही हम जैसे फूड खा रहे हैं तो वहीं से हम न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं, और न्यूट्रिएंट्स आपके टॉपिक में है। तो जब तक ये वाला कंसेप्ट आपको क्लियर नहीं होगा ना कि डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे न्यूट्रिएंट्स हमारे ब्लड में कैसे जाते हैं, फिर वहाँ पे कैसे एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, जो भी होता है वो सारा का सारा, वो तब तक नहीं पता चलेगा जब तक आपको डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं पढ़ेंगे। तो देखो, हम हमारी बॉडी में बहुत सारे टाइप के सिस्टम्स हैं, हम उसमें सिर्फ डाइजेस्टिव और रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे। ये हमारा बेस बना देंगे ताकि हमें ये वाली टॉपिक्स अच्छे से समझ आ जाएँ। कौन सा है ये, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, फूड एंड मिनरल्स और रेस्पिरेशन वगैरह। ये समझने के लिए आपको ये वाले दो चीज़ें सबसे पहले कवर करेंगे हम। तो सबसे पहले देखें, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो कहने का मतलब जब भी हम कोई खाना खा रहे हैं, आपने कुछ भी खाया, तो हमें पता है वो कम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। ठीक है, कम्प्लेक्स फॉर्म मतलब हमारी बॉडी को तो सिंपल, हमने पढ़ा था ना, कार्बोहाइड्रेट्स भी हमारे पास 3 टाइप के होते थे। पॉलीसेकेराइड जनरली हम खाते हैं, मान लो। तो जो भी हमने कम्प्लेक्स फॉर्म में खाया, सबसे पहले हमारी बॉडी उसको क्या करती है, क्योंकि एग्जैक्टली उस फॉर्म में उसको वो यूज़ नहीं कर सकती, तो हमारी बॉडी उसको ब्रेक डाउन करती है। अब वो जो ब्रेक डाउन होता है ना, जो हम खाना खाते हैं, तो वो डिफरेंट लेवल्स पे होता है। मतलब इस पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में जितने ऑर्गन्स भी हैं, हर एक ऑर्गन का अलग अलग काम है। एक ऑर्गन काम करेगा सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करने का, दूसरा करेगा फैट्स को करेगा, एक ऐसा होगा जो फैट और प्रोटीन को कर रहा है। तो ये चीज़ें तो हमने पढ़ रखी है ना, फैट्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, ये सारी चीज़ें तो आपको अच्छे से समझ आएगा। कि कहने का मतलब आपको इनमें कुछ याद नहीं रखना। अब होता है क्या है ना, जनरली मैंने जो देखा है, आप जो भी पढ़ते हो उसमें आपको बहुत चीज़ें याद रखनी पड़ती हैं कि हाँ भाई, स्टमक का ये काम है, स्टमक यहाँ से ये कर रहा है, वो कर रहा है, एंजाइम्स के नाम रट रहे हो। कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। ये पूरी कहानी की तरह है, जो क्योंकि हमारी अपनी ज़ात से रिलेटेड है, अपनी बॉडी से रिलेटेड है। ये तो आपको बिना एग्ज़ाम के भी पता होना चाहिए। तो मैं कोशिश करूँगा इसको पूरी कहानी की तरह आपको समझाऊँ, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो मैंने क्या बोला कि हम जो भी फूड खा रहे हैं, तो वो डाइजेशन में बहुत सारे प्रोसेस के थ्रू, मतलब बहुत सारे ऑर्गन्स के थ्रू होके पास होता है। ठीक है, अब हर एक ऑर्गन का अलग अलग काम है, वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, आप आराम से समझ सकते हो। ठीक है, अब हमें असल में उसको सिंपलर फॉर्म में तोड़ना है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे मान लो हमने जो भी फूड खाया, तो मेन उसका काम क्या है कि हमें उसके न्यूट्रिएंट्स चाहिए, और फिर वो पूरी की पूरी बॉडी में जाएंगे। तो उसके लिए मतलब होता कैसे है, ये ब्रेकडाउन होता कैसे है। तो हमारी बॉडी के पास ना कुछ डाइजेस्टिव इंजाइम्स हैं, हर एक ऑर्गन के पास अलग अलग इंजाइम्स हैं, उनका काम भी अलग अलग है। तो हम वो सीक्वेंस देख लेते हैं ताकि आपको चीज़ें आसानी से याद रहें। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले आपको क्या याद रखना, आपको पता है जैसे आपने खाना खाया तो सबसे पहले तो माउथ में जाएगा। ठीक है, तो आप जैसे ही मुंह में खाना डाला, उसके बाद क्या होगा, आपको पता है आपके मुंह में क्या है, सलीवा है। ठीक है, तो अब सलीवे का ये असल में जो सलीवा, ये कहाँ से आता है, सलिवरी ग्लैंड से आता है। अब सलीवा में होता क्या है कि जिस वजह से जैसे ही फूड मुंह में जाएगा, तो वहीं पे डाइजेशन हमारी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन ये सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स को ही डाइजेस्ट कर सकता है। हमारे पास एक एंजाइम होता है सलीवा में, जिसका नाम क्या है, अमाइलेज। ये आपने नाम सुना होगा अच्छा से। तो सबसे पहले ए से स्टार्ट हो रहा है, माउथ से स्टार्ट हो रहा है, तो ए से स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो कहने ए मतलब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर याद रख लेना। तो अमाइलेज है, तो ये किस पे काम करता है, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स पे। पहली चीज़ ये याद रखना। ठीक है, तो सबसे पहले माउथ हो गया आपका। उसके बाद तो कहने का मतलब जैसे हमने खाना खाया, तो सबसे पहले अगर ब्रेकडाउन हो रहा है किसी चीज़ का, तो वो किसका हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट्स का हो रहा है। ये सारी मैं आपको ऐसी चीज़ें बता रहा हूँ जो आपको स्टेटमेंट वाइज पूछी जा सकती है एग्जाम में। उसके बाद आपको पता है, माउथ के बाद हमारा जाता है सीधा खाना कहाँ पे, स्टमक में। लेकिन वो किसके थ्रू जाता है, फूड पाइप के थ्रू। ठीक है, जिसे ओसोफेगस भी बोलते हैं। अब ये सिर्फ कनेक्टिंग ट्यूब है, मतलब यहाँ पे कोई डाइजेशन नहीं हो रही। ये चीज़ आपको कंफर्म होनी चाहिए। मतलब माउथ से लेकर स्टमक के बीच में सिर्फ माउथ में डाइजेशन हो रही है, और दूसरा स्टमक में होगी। अब जाके स्टमक में आपको पता है हमारे पास क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस होता है। कहने का मतलब हमारे पास HCl होता है। ठीक है, और कुछ इंजाइम्स होते हैं स्टमक के अंदर की बात कर रहा हूँ। एक तो HCl होता ही है, दूसरा कौन सा होता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। ठीक है, तो उसका नाम क्या है, प्रोटीज। ठीक है, प्रोटीज। तो इंजाइम कौन सा है, प्रोटीज इंजाइम है, HCl प्लस प्रोटीज। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद अब ये जो HCl है, आपको पता होगा कि जैसे मान लो जब भी डाइजेशन हो रही है,
तो स्टमक जो है वो HCl प्रोड्यूस करेगा, तो जैसे ही वो HCl प्रोड्यूस करेगा, लेकिन उसके बाद उसको बंद होना है ऊपर से भी नीचे से भी। जैसे मान लो कि जो स्टमक है ऊपर से जो ओपनिंग आ रही है और नीचे जो जा रहा है, इन दोनों जगह को बंद करना पड़ेगा, वरना क्या होगा, यही HCl, जैसे हम एसिडिटी बोलते हैं, ज़्यादा खाना खा लोगे तो वो वापस ऊपर एसिडिटी के, मतलब वही HCl, ताकि हमारे किसी और पार्ट पे ना जाए, HCl सिर्फ स्टमक के अंदर ही रहे, उस फूड को डाइजेशन का काम करे। तो उसके लिए क्या होता है कि ये चीज़ याद रखनी है आपको कि हमारे पास कुछ स्पेशल मसल्स होते हैं उसको बंद करने के लिए, ताकि वो स्टमक जो है वो कम्प्लीटली सील्ड हो जाए। ठीक है, तो उसका नाम याद रखना है ताकि आपको एग्जाम में आ जाए अगर, तो आप बता सको कि है क्या है। ठीक है, स्फिंक्टर्स करके इसका नाम है, इन मसल्स का नाम है। तो आपको पता चल गया सबसे पहले माउथ से, उसके बाद स्टमक में गया। तो सिंपल माउथ में क्या था याद रखना है, फूड सलेवे के साथ मिला, यहाँ पे भी फूड गैस्ट्रिक जूस के साथ मिल जाएगा। गैस्ट्रिक जूस किस चीज़ का बना होता है ये हमें पता चल गया। उसके बाद फिर उसके बाद काम होता है सीधा किसका, स्मॉल इंटेस्टाइन का। अब देखो जितने भी हमारे न्यूट्रिएंट्स वगैरह हैं वो सारे स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू ही एब्जॉर्ब होते हैं हमारे ब्लड में। अब देखो यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, पहला तो इंटेस्टाइनल जूस होता है। ठीक है, तो फूड यहाँ पे भी आ गया। फूड हमारा कहाँ कहाँ जा रहा है, देखो पेंक्रियाज में हमारा फूड नहीं जाएगा, ना हमारा लीवर में जाएगा, ना गॉल ब्लैडर में जाएगा, लेकिन ये भी हेल्प करते हैं डाइजेशन में, पेंक्रियाज, लीवर और गॉल ब्लैडर। वो अभी बात करेंगे कैसे करते हैं। तो आपको पता क्या चला कि 3 जगह पे जा रहा है हमारा खाना टोटल, माउथ से स्टमक, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर बाहर। ठीक है, सिंपल इतना ही है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में आपको क्या चीज़ याद रखनी है कि क्या होता है, हमारे पास इंटेस्टाइनल जूस होता है। ठीक है, तो फूड उसके साथ आ गया, मिल गया यहाँ पे। अब इंटेस्टाइनल जूस में हमारे पास कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट कर सकते हैं। ऊपर देखो आपको याद होगा यहाँ पे सिर्फ प्रोटीन पे ही काम हो रहा है स्टमक में, उससे ऊपर हमारा यहाँ पे जो सलाइवा हमारा काम कर रहा है माउथ में, इसलिए बोलते हैं कि चबा के खाना खाना चाहिए, थोड़ा टाइम मुँह में रखो खाने को चबाने का, इसलिए ताकि कार्बोहाइड्रेट्स अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए। ठीक है, तो मतलब मेन काम यहाँ पे अगर आप देखोगे कार्बोहाइड्रेट्स का, मेन काम यहाँ पे प्रोटीन्स का है। यहाँ पे दोनों का काम है स्मॉल इंटेस्टाइन में, किस किस का, प्रोटीन्स का भी और कार्बोहाइड्रेट्स का भी। चीज़ें समझ आ रही हैं। अब इसमें एंजाइम्स कौन कौन से होते हैं जो हेल्प करते हैं प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स में। जैसे ये एंजाइम जो है ये प्रोटीन की डाइजेशन में काम करता है, और ये वाले 3 कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन में काम करते हैं। तो ये पेप्टिडेज। ठीक है, मुझे असल में प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा मसला होता है, तो ये आ गया आपको प्रोटीन के लिए। उसके बाद सुक्रेज आ गया, फिर माल्टेज आ गया और लैक्टेज आ गया, ये कार्बोहाइड्रेट्स के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ आ जानी चाहिए। स्मॉल इंटेस्टाइन तक हो गया हमारा। उसके बाद बात आती है पेंक्रियाज। देखो पेंक्रियाज भी हमारे असल में होता क्या है, यहाँ पे पहली बात तो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे फूड वगैरह तो जाता नहीं है, लेकिन पेंक्रियाज में पेंक्रियाटिक जूस होता है। ठीक है, अब वो पेंक्रियाटिक जूस जो है ना, वो मतलब जो पेंक्रियाज हैं वो जैसे ये प्रोड्यूस करते हैं पेंक्रियाटिक जूस, ये जाता कहाँ पे, सीधा स्मॉल इंटेस्टाइन में। मैंने यहाँ पे एरो में बताया हुआ है कहाँ जाता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब इस जूस में होता क्या क्या, देखो ये प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट्स तीनों के डाइजेशन का काम कर रहा है। ऊपर कहाँ कहाँ, यहाँ पे क्या क्या हो रहा था, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन, तो यहाँ पे फैट, तो फैट्स के डाइजेशन में काम कौन कर रहा है, पेंक्रियाटिक जूस कर रहा है, इसलिए पेंक्रियाज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसके पास कौन कौन से एंजाइम होते हैं, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए प्रोटीज होगा, फैट के लिए लाइपेस होगा, और कार्बोहाइड्रेट्स के लिए अमाइलेज होगा। ठीक है, तो ये 3 आ गया आपके। तो मतलब याद रखने की जरूरत नहीं, सिंपल इतना पता होना चाहिए कौन कौन, क्योंकि इनके नाम भी आपस में आपको ये पढ़ के याद हो जाएंगे किसके क्या है, किसका क्या है। पेंक्रियाज के बाद लीवर की बात करते हैं। देखो लीवर का मेन काम क्या है, बाइल की सिक्रेशन। ठीक है, तो ये बाइल कहाँ पे जाता है, ये वापस सीधा स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब देखो बाइल करता क्या है, ये फैट डाइजेशन में काम करता है। ठीक है, ये किस में काम करता है, बाइल फैट डाइजेशन में, याद रखना ये चीज़। अब देखो ऐसा नहीं है कि मतलब इसके पास कुछ ऐसा एंजाइम नहीं होता है बाइल में कि वो इसको मतलब फैट को डाइजेस्ट कर देगा, लेकिन इसके पास कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं डाइजेशन ऑफ फैट के लिए। ये चीज़ याद रखना, बाइल डायरेक्टली ऐसा नहीं है इसके पास कोई एंजाइम है ऐसा कि फैट डाइजेशन में ये काम कर रहा है, लेकिन इसके पास कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि हमारा फैट की डाइजेशन हो सके। समझ रहे हो मेरी बात। तो लीवर का आपको समझ में आ गया, लीवर का क्या काम है डाइजेशन में। फिर बात करते हैं गॉल ब्लैडर की। आपको पता होगा बहुत सारे बंदे ऐसे भी हैं जिनका गॉल ब्लैडर रिमूव कर देते हैं, अगर उसमें कुछ इन्फेक्शन हो जाए या कुछ भी हो जाए, अगर रिमूव करना पड़े तो कर भी देते हैं। अब वो क्यों कर सकते हैं, उसका रीज़न सिंपल सा ये है कि ये जो बाइल हमारा है, ठीक है, जो लीवर प्रोड्यूस कर रहा है, ये स्टोर होता कहाँ पे है, गॉल ब्लैडर में। बस इतना काम है इसका, स्टोरेज का काम है। बाइल सारा का सारा स्टोर होगा गॉल ब्लैडर में, फिर वो पेंक्रियाज में जाता है। तो जनरली करते क्या, जिसका गॉल ब्लैडर रिमूव कर देंगे उसका डायरेक्ट कनेक्शन दे देंगे लीवर का पेंक्रियाज के साथ, कि लीवर बाइल जो है वो ताकि सीधा पेंक्रियाज के पास टाइम टू टाइम जाता रहे। तो एफिशिएंसी तो कम हो जाती है बॉडी की, लेकिन क्या कर सकते हैं हम। ठीक है, अच्छा मैं क्या बोल रहा था कि हाँ, मतलब जैसे ही बाइल रिलीज होता है लीवर से तो वो स्टोर होता है जहाँ पे, कहाँ पे, गॉल ब्लैडर में। तो आपको समझ में आ गया ये टोटल कितने हमारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं डाइजेशन में, माउथ, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, पेंक्रियाज, लीवर और गॉल ब्लैडर। ठीक है, इसके बाद
अब देखो हमने जो खाना खाया था वो सारा का सारा तो डाइजेस्ट नहीं होता है। तो अब देखो जो डाइजेशन होनी थी वो स्मॉल इंटेस्टाइन तक अच्छे से हो गई, मतलब जितनी भी ब्रेक डाउन होना था फूड का सारा कुछ, ठीक है। अब हमने जो न्यूट्रिएंट्स मिले वहाँ से ब्रेक डाउन में, वो जनरली वो अब्जॉर्ब होते हैं ब्लड में, लेकिन कहाँ पे होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये मैंने आपको पहले भी बताया। अब हमारे पास एक तो न्यूट्रिएंट्स थे जो हमारे ब्लड में अब्जॉर्ब हो गए थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद जो बच गया वो था अनडाइजेस्टेड वाटर, या मतलब आप बोल सकते हो जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट था, और वाटर। ये दो चीज़ हमारी बच गई, ये जाती हैं लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो वहाँ पे जो एक्स्ट्रा वाटर है उसकी अब्जॉर्प्शन होती है कहाँ पे, लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। उसके बाद अब जो कुछ बच गया, इसका मतलब आपको स्टेटमेंट वाइज अगर पूछा जाए कि स्मॉल इंटेस्टाइन का काम क्या, तो आपको पता होना चाहिए कि न्यूट्रिएंट्स की अब्जॉर्प्शन का काम है। लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या है, वाटर की अब्जॉर्प्शन का काम है, जो एक्स्ट्रा वाटर है, ठीक है। उसके बाद जो भी बच गया वो रेक्टम के थ्रू, ये रेक्टम बोलते हैं जो लास्ट पार्ट होता है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का, उसके थ्रू बाहर हो जाता है, ठीक है। समझ आ गई इतनी सी बात। तो अब आपको पता होगा, देखो इसमें हमने सारी चीज़ें बातें की, लेकिन एक फाइबर बोलते हैं ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब फाइबर में आपको पता है कि देखो फाइबर हम डाइजेस्ट तो नहीं कर सकते, लेकिन उसका काम जो मेन है ना वो क्या है कि वो फूड की मूवमेंट में आसानी कर देता है, ठीक है। अगर फाइबर इंटेक हम ज़्यादा रखेंगे तो उससे मूवमेंट ऑफ फूड जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, मतलब ऊपर से लेके नीचे तक जितना भी आ रहा है ना हमारे माउथ से लेके नीचे तक, ये पूरा का पूरा इसकी। तो मैंने यहीं पे आप आराम से समझ सकते हो, ठीक है, कहाँ पे क्या होता है। यहाँ पे जाता है स्टमक में गया, स्टमक के बाद आपके पास ये देखो पेंक्रियाज का काम अलग है, मैंने आपको बताया, गॉल ब्लैडर का काम अलग है, ठीक है। तो इनका काम कम से कम पता होना चाहिए। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन का मेन काम क्या है, लार्ज का क्या है, ठीक है। उसके बाद रेक्टम वगैरह, तो ये मैंने आपको समझा दिया है। अब इसको आप एक दो बार रिवाइज कर लेना पीडीएफ में, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो आपको आई होप आपको डाइजेस्टिव सिस्टम समझ में आ गया ना, कि हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स गए कैसे, यहाँ तक समझ आ गया। तो किसके थ्रू गए, स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू। ये हो गया न्यूट्रिएंट्स का काम। न्यूट्रिएंट्स हमने अच्छे से पढ़ लिया है कितने टाइप के होते हैं, क्या होते हैं। तो हमारी बॉडी में हमने जो भी खाया उसके न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में ब्लड में चले गए। अब देखो जो हमने खाया था उसके न्यूट्रिएंट्स पहुंच के ब्लड में। अब ब्लड में आपको पता है ब्लड हर सेल तक जा रहा है। तो मान लो कोई हमारा एक सेल है, कोई एक सेल ले लो आप, किसी का भी ले लो, ठीक है। तो वो सेल, उस सेल तक हमारा ब्लड तो पहुंच गया। उस ब्लड में क्या था, न्यूट्रिएंट्स थे जो उसको चाहिए थे, न्यूट्रिएंट्स हो गए। अब लेकिन मसला ये है कि उसको, हमारा मेन काम क्या है, एनर्जी प्रोडक्शन का, ताकि हम एनर्जी, मतलब कहने का मतलब हमने जो खाना खाया ताकि वो हमें लग जाए। लग जाने का मतलब ये है ताकि वो हमारे लिए फ़ायदेमंद हो। फ़ायदेमंद तभी होगा अगर वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए वो खाना। अब वो कन्वर्ट करने में हेल्प कौन करता है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन हम कैसे लेते हैं, रेस्पिरेशन के थ्रू। तो मतलब हमने सांस ली, वो ऑक्सीजन हमारे ब्लड में जाना चाहिए। वो हमारे ब्लड में जाता कैसे, अब देखो हम जो सांस ले रहे हैं वो सांस में, तो अब देखो नाइट्रोजन तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज में है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, कुछ बेशुमार गैसेज हैं हमारे पास जो हम सांस ले रहे हैं। लेकिन उसमें से सिर्फ ऑक्सीजन ही फिल्टर होके जाता है ब्लड में। और वो उसका प्रोसीजर क्या है जाने का, वो जाता कैसे, आप वो वाली कहानी सुन लो, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। ये आपको वैसे भी पता होना चाहिए ताकि आप कम से कम कोई आपसे पूछे तो आपको पता होगा रेस्पिरेशन हमारा, हम कैसे लेते हैं, ऑक्सीजन कैसे मिलता है जाके, कैसे बॉडी एनर्जी बनाती है। ये सिंपल सा मतलब वो है, बेसिक कंसेप्ट ही हैं यहाँ जो मैं अभी करवा रहा हूँ। अब देखते हैं अगर मैं कंप्लीट करवा पाया आज, क्योंकि ये लंबा हो जाएगा जिस हिसाब से मुझे समझाना पड़ रहा है, वरना ये वाली चीज़ें छोटी कोई समझाता नहीं है। और हम यहीं पे लैग कर जाते हैं असल में, जब हमारे बेसिक कंसेप्ट अच्छे से नहीं होंगे ना, तो फिर हमें वो टर्म समझ ही नहीं आती। जैसे मान लो हमारा ये मानना है कि प्लांट्स जो हैं वो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। वो आज हम पढ़ेंगे, क्योंकि रेस्पिरेशन अलग प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस अलग है। ग्रीन प्लांट्स में या ग्रीन पार्ट में जो फोटोसिंथेसिस हो रहा है वो बिल्कुल अलग कंसेप्ट है विद रिस्पेक्ट टू रेस्पिरेशन। तो अब हम रेस्पिरेशन पढ़ लेते हैं। ये रेस्पिरेशन सिस्टम प्लांट्स में भी लागू होता है, लेकिन वो हमारा यहाँ पे इसलिए नहीं लागू हो रहा क्योंकि हम सिर्फ ह्यूमंस का ही यहाँ पे पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे पास ब्लड के थ्रू जा रहा है। तो आपको पता है प्लांट्स के पास ब्लड नहीं है, वहाँ पे क्या है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, वो हम अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। तो फालतू की बात होगी, नेक्स्ट देखते हैं। तो अब मैंने क्या बोला कि हमारे पास न्यूट्रिएंट्स तो अवेलेबल है हमारी बॉडी में। अब ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये हमें यूज़ करने हैं ताकि वो एनर्जी प्रोड्यूस कर सकें, लेकिन वो किसके हेल्प से होगी, रेस्पिरेशन के हेल्प से। तो इसका मतलब अगर देखो कि रेस्पिरेशन का मेन काम क्या है, एनर्जी प्रोडक्शन का, ठीक है। तो इसमें असल में 2 स्टेप्स हैं जिसके थ्रू ये रेस्पिरेशन होती है हमारी बॉडी में, ठीक है। 2 स्टेप्स हैं, प्लांट्स में भी होता है सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है, गैसेस एक्सचेंज भी होता है। तो मान सकते हो ऑर्गेनिज्म, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वहाँ पे जो 2 स्टेप में एनर्जी, मतलब कहने का मतलब जिसको हम बोल सकते हैं कि एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है, या रेस्पिरेशन होती है, वो 2 स्टेप्स में होती है। तो पहला स्टेप है सेलुलर रेस्पिरेशन, मतलब हर एक सेल में, जहाँ पे हर एक सेल अपनी एनर्जी प्रोड्यूस करता है खुद ही, क्योंकि उसके पास न्यूट्रिएंट्स पहुँच गए हैं ब्लड के थ्रू। समझ रहे हो मेरी बात। अब देखो यहाँ पे सेल में आपको हमने पढ़ा था ना किचन हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया, इसीलिए मैंने वो सेल में माइटोकॉन्ड्रिया इतना अच्छे से पढ़ाया था। तो माइटोकॉन्ड्रिया में आपको याद होगा, माइटोकॉन्ड्रिया हम बोलते थे किचन हाउस ऑफ द सेल, कहने का मतलब सारा का सारा जितना भी रेस्पिरेशन का काम है वो माइटोकॉन्ड्रिया करेगा, ठीक है।
तो कहने का मतलब सेल के लेवल पे माइटोकॉन्ड्रिया आप काम कर रहे हैं अपना। तो अब सेलुलर रेस्पिरेशन में असल में होता क्या है कि हर एक सेल की बात कर रहे हैं, तो एक पर्टिकुलर सेल हर एक मतलब ईच एंड एवरी सेल वो अपनी अपनी एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो सेलुलर रेस्पिरेशन। दूसरा तरीका होता है गैसेस एक्सचेंज का। गैसेस एक्सचेंज का मतलब हो गया जैसे हमने सांस ली, O2 ली, कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर निकाल रहे हैं, ये काम कौन कर रहा है, ये वाला, ठीक है। इसको हम बाद में समझते हैं, पहले हम समझ लेते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन होती कैसी है। अब देखो, हमें एनर्जी प्रोड्यूस करनी है, उसके लिए मेन सबस्ट्रेट हमारे पास ग्लूकोज है। कहने का मतलब आपने जो भी खाना खाया है वो तो सबसे पहले हमारी बॉडी उसको ग्लूकोज की फॉर्म में ही तोड़ेगी ना। मान लो आपने पॉलीसेकेराइड खाया तो वो मोनोसेकेराइड में पहले टूटेगा, पहले ग्लूकोज की फॉर्म में आएगा। अब देखो, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो ग्लूकोज ही जनरली प्रोड्यूस करेंगे अपनी एनर्जी, मतलब जब भी एनर्जी प्रोड्यूस करनी है तो उसके लिए वो यूज़ करते हैं किसको, ग्लूकोज को। तो कहने का मतलब पहले कोशिश करेंगे वो उसको तोड़ के किसमें, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में तोड़ने की, तो ग्लूकोज में उन्होंने तोड़ लिया। अब ह्यूमंस में अगर आप देखोगे होता क्या है, देखो जो हमने खाना खाया, ग्लूकोज जो हमने लिया, ठीक है, वो ग्लूकोज सबसे पहले ऑक्सीजन के साथ जो हमने न्यूट्रंस खाए, मान लो न्यूट्रंस खाए जो ब्लड में पहुंच गए हैं। अब ब्लड में असल में जो हमने खाना खाया वो ग्लूकोज वो भी तो पहुंचा है ब्लड के थ्रू ही, ठीक है। तो वो हमने पढ़ा भी, क्योंकि न्यूट्रंस सारे के सारे, तो न्यूट्रंस में ही क्या होगा हमारे पास, ग्लूकोज भी होगा, क्योंकि ग्लूकोज हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म है, ठीक है। जो भी हमने खाना खाया था, मान लो आपने आलू परांठा खाया, ठीक है, उसमें अब था क्या, उसमें स्टार्च है पूरा का पूरा, आलू भी स्टार्च है, परांठा भी स्टार्च ही है ऑलमोस्ट। तो वो स्टार्च जो है वो स्टार्च जाएगा। अब स्टार्च तो कम्प्लेक्स फॉर्म में, जैसे हमने ऊपर कहानी सुनी, तो कम्प्लेक्स फॉर्म में वो सबसे पहले सिंपल फॉर्म में हमारी बॉडी उसको तोड़ेगी, फिर उसको ऑब्जॉर्व करेगी, फिर वो हर सेल तक पहुंचेगा। तो अब मान लो कि वो हर सेल तक हमारे पास ग्लूकोज पहुंच गया है। अब ग्लूकोज का काम तो हो गया, अब बात आती है ऑक्सीजन की, जो हम रेस्पिरेशन के थ्रू लेते हैं। अगर वो ऑक्सीजन हम ले रहे हैं, उसके बाद होगा क्या कि ग्लूकोज और ऑक्सीजन की रिएक्शन होती है हमारी बॉडी के अंदर, मतलब ये दोनों आपस में मिलते हैं। हमें मिलता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड में। उसके बाद कहने का मतलब देखो, ऑक्सीजन ग्लूकोज का फार्मूला क्या है, C6H12O6। तो ये टूटता है। अब देखो, अगर मैं इतना डेप्थ में जाऊंगा ना ये टूटता कैसे, तो इसका भी एक अलग कहानी है कि ये टूटता कैसे है, ठीक है। तो सबसे पहले ये C6 में से, मतलब जो 6 कार्बन ये पहले 3 में टूटते हैं, फिर वो 2 में टूटते हैं, फिर वो एक करके टूट के ऐसे। लेकिन उतना डेप्थ में हमें जाना नहीं है, नीट लेवल पे हमें आपको सिर्फ कंसेप्ट समझना है कि ये होगा कैसे। क्योंकि अगर ये 10 नंबर का आपका बायोलॉजी का सिर्फ स्पेसिफिकली होता ना, तो मैं आपको बहुत डेप्थ में पढ़ा देता। मुझे नहीं लगता कि मुझे ये बताना है कि ये ग्लूकोज कैसे टूट रहा है, नीचे कहाँ तक जा रहा है, क्या हो रहा है, वो फिर आप पजल हो जाओगे। तो कहने का मतलब ग्लूकोज और ऑक्सीजन की जब रिएक्शन हो रही है हमारी बॉडी के अंदर, जिसे हम एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब सिंपल हो गया कि ऑक्सीजन की हेल्प से हमारी जो बॉडी एनर्जी बना रही है। तो होगा क्या, ग्लूकोज और ऑक्सीजन आपस में मिलेंगे। अब उसका बाय प्रोडक्ट क्या है, सबसे पहले वो कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज होगा, H2O में, मतलब वाटर और एनर्जी। ये 3 इसके बाय प्रोडक्ट हैं, किसके, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। रेस्पिरेशन में मेन यही काम होता है, जो भी एरोबिक रेस्पिरेशन होगी, मतलब जिसमें ऑक्सीजन का इंटेक होगा। तो ग्लूकोज C6H12O6 जब ये मिलेगा किसके साथ, ऑक्सीजन O2 के साथ, तो ये हमें क्या देता है, सबसे पहले CO2, मतलब एक कार्बन और ऑक्सीजन, CO2 ये मिल जाएगा, फिर H2O निकलेगा, ठीक है। ये बहुत सारे निकलेंगे। जब अगर आप इसको वो बनाओगे ना बैलेंस इक्वेशन जो केमिस्ट्री में करते हो, तो आपको पता चल जाएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मॉलिक्यूल्स निकल रहे हैं, H2O का कितना निकल रहा है, और बाकी एनर्जी, ठीक है। एनर्जी ATP फॉर्म में आती है, वो मैं लास्ट में समझाता हूँ क्या होता है ATP। यहाँ पर समझ आ गया एरोबिक रेस्पिरेशन क्या हो रही है, कि मतलब हमारी बॉडी में अब ग्लूकोज तो पहले से था, हमने ऑक्सीजन ले लिया अंदर रेस्पिरेशन के थ्रू, और हमें ये बाय प्रोडक्ट मिल रहा है। अब देखो, यहाँ बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी हैं जो अपनी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं लेकिन ऑक्सीजन का यूज़ नहीं करते। जैसे कुछ बैक्टीरियाज भी हैं, ईस्ट है, ठीक है, या फर्मेंटेशन के जितने भी प्रोसेस हो रहे हैं वो ऑक्सीजन के बगैर होते हैं। अब ऑक्सीजन के बगैर भी अगर रेस्पिरेशन हो रही है, उसे हम बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो यहाँ पे होता क्या है कि जो ग्लूकोज है सिंपल, उसमें ऑक्सीजन का ऐड नहीं करते हैं हम, वो ग्लूकोज खुद को तोड़ता है किसमें, एथेनॉल में, कार्बन डाइऑक्साइड में, और एनर्जी वहाँ से रिलीज कर लेता है। ये चीज़ हमारी बॉडी में भी होती है, मतलब एक स्पेसिफिक, जैसे हमारे जो मसल्स हैं, तो मसल सेल्स में भी, जैसे मान लो कि आपको याद होगा, आपको क्रैम्प्स पड़ते होंगे, अभी वो कहानी सुनाता हूँ। तो कहने का मतलब यहाँ तक समझ आया कि ग्लूकोज मतलब एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होगी, वही मैंने लिखा है यहाँ पे कि ह्यूमंस में भी क्या होता है, हमारे पास कुछ स्पेशल कंडीशन में, जैसे मान लो कि अगर ऑक्सीजन की उतनी सप्लाई नहीं है, इनसफिशिएंट सप्लाई है ऑक्सीजन की, तो हमारे सेल्स खुद एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं लेकिन ऑक्सीजन के बगैर ही कर लेते हैं। जैसे मसल सेल्स, एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात करें, जैसे मान लो आप पिछले 4 महीने से आपने कोई मैराथन में दौड़े नहीं हो, या फिर ऐसे भी आपने रनिंग नहीं की है, तो आप अचानक से आपका वो मोटिवेशन लेवल बड़ा हाई हो गया कि यार सुबह से तो मैंने आधा घंटा दौड़ना है, तो आप जाके दौड़ोगे। या आप जिम में चले गए, तो एक दिन गए जिम में, वहाँ पे आपने ठीक ठाक वो पुलअप्स किए, सारा कुछ किया, तो उसके बाद क्या होगा कि अगले दिन आपकी बॉडी ऐसी टूटी हुई होगी, कहने की बात नहीं। असल में रीज़न क्या है कि जिस टाइम पे आपकी बॉडी को आदत है कि इतनी ऑक्सीजन मुझे अंदर लेनी है और वो उतने उतने सेल तक जानी है और वो काम हो जाएगा, मतलब उसी हिसाब से बॉडी की आदत बनी हुई है। अब आपने अचानक एक दिन बहुत ज़्यादा दौड़ लिया,
तो होगा कि जो हमारे मसल सेल्स हैं ना वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, क्योंकि एनर्जी तो आपकी बॉडी को चाहिए मूव करने के लिए, काम करने के लिए, ठीक है। तो एनर्जी प्रोड्यूस करना ही करना है, लेकिन ऑक्सीजन कम है, उतना है नहीं है, तो उस टाइम पे होगा क्या, एनारोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू ही आपके मसल सेल्स जो हैं वो क्या करेंगे, एनारोबिक रेस्पिरेशन करके आपकी एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब जब ऑक्सीजन की उतनी आपके पास कमी हो जाए, क्योंकि बॉडी को आदत नहीं है तो वो कमी ही होगी, ठीक है। अच्छा, समझ आ गया होगा आई होप। उसके बाद बात करते हैं, तो मैंने क्या बोला कि यहाँ पे जो ग्लूकोज है वो फिर टूटता है, कहने का मतलब जैसे ऊपर ग्लूकोज एनारोबिक रेस्पिरेशन में किस में टूटता था, एथेनॉल में प्लस CO2 प्लस एनर्जी में, जनरली यही होता है। लेकिन हमारी बॉडी में जब ग्लूकोज टूटेगा विदाउट ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करनी है, तो वो टूटता है लैक्टिक एसिड, फिर और साथ में एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। अब इसी लैक्टिक एसिड की वजह से, क्योंकि लैक्टिक एसिड फिर बाद में मसल्स में स्टोर हो जाता है, जिसकी वजह से मसल क्रैम्प्स आते हैं। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे प्लेयर्स खेलते खेलते उनको क्रैम्प्स आ गए, कभी लेग्स में, किसी मसल में, कभी किसी मसल में। वो क्रैम्प्स इसी वजह से आते हैं, क्योंकि तब एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रही होती है हमारी बॉडी में, क्योंकि ऑक्सीजन उतनी मिल नहीं पाती है, क्योंकि वो एनर्जी बहुत ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं अपनी। तो अब बॉडी को तो एनर्जी बनानी है, तो वो लैक्टिक एसिड, क्योंकि वो जब भी ग्लूकोज टूटेगा तो वो लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी करेगा, तो लैक्टिक एसिड जो है वो स्टोर हो जाता है फिर हमारे मसल्स में, जो जिसकी वजह से फिर मसल क्रैम्प्स होते हैं। मैंने ज़्यादा ही समझा रहा हूँ, इतना हमें डेप्थ में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये है कि आपको इस कहानी के थ्रू आप बहुत सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। तो हमने क्या पढ़ा कि रेस्पिरेशन एक तो होती है सेलुलर रेस्पिरेशन, वो हमने अच्छे से पढ़ लिया कैसे होती है, क्यों होती है, क्या होता है। अब बात करते हैं ये गैसियस एक्सचेंज का क्या मतलब, ऑक्सीजन हम ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है वापस बाहर, ये पूरा प्रोसेस होता कैसे है। अब देखो, आपको ये तो पता है ये एयरवे सिस्टम के थ्रू होता है। जैसे हम मान लो, अब ये आपको सीक्वेंस याद रखना है, असल में इसमें सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है। वो आपको ये सीक्वेंस पूछ भी सकते हैं। सबसे पहले आपको पता है नोज़ इन्वॉल्व होता है हमारा, तो नेजल जो भी क्या बोलते हैं उसको, हमारा नासल कैविटी, ठीक है। तो नोज़ के बाद आपको याद रखना है क्या आ गया हमारा, फेरेक्स, ठीक है। तो फेरेक्स में क्या होता है, असल में फेरेक्स होता क्या है ये तो पता, ये वाला मतलब ये फेरेक्स होता क्या है, कॉमन ओपनिंग, कहने का मतलब जहाँ हम खाना भी खा रहे हैं और सांस भी जिसके थ्रू ले रहे हैं, तो ये वाला फेरेक्स पॉइंट आ गया, ठीक है। ये बंद हो जाता है जब हम खाना खा रहे होते हैं, जब सांस ले रहे होते हैं तो ये वाला बंद हो जाता है, तो इस हिसाब से काम चलता है। तो नोज़ के बाद आपको याद रखना है फेरेक्स, उसके बाद आ गया आपका लैरिंक्स। लैरिंक्स क्या है, वॉइस बॉक्स है हमारा, ठीक है, जिसकी वजह से हम बात करते हैं, जो भी हमारी बात निकलती है, ये आ गया आपका लैरिंक्स। तो ये सबसे पहले 3 चीज़ें याद रखनी है, नोज़ याद रखना है, फेरेक्स याद रखा, लैरिंक्स याद रख लिया। उसके बाद आपकी आ गई विंड पाइप। विंड पाइप कौन सी है, ये वाली आपकी विंड पाइप, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ट्रैकिया भी बोलते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा है ट्रैकिया, ठीक है। फिर ये ट्रैकिया 2 पार्ट में टूट जाता है आगे, मतलब एक आधा इधर आधा इधर, ठीक है। ये एक लंग्स में, ये दूसरा लंग में, L1 और L2, ये लंग 1 आ गया, ये लंग्स सेकंड वाला। अब उसके बाद जैसे ये अंदर जाता है, उसके बाद आप देखो ये जो पार्ट है, फिर आस्ते आस्ते ये ट्यूब्स जो हैं ये टूटती हैं आगे पीछे, कहने का मतलब सबसे पहले इसके भी ये आपको याद रखना है असल में। इसके बाद क्या आता है ट्रैकिया के बाद, तो ट्रैकिया खुद को तोड़ता है, तो बनते क्या हैं, ब्रंकस, ठीक है, ब्रोंकस आ गया आपके ये। उसके बाद ब्रंकियोल्स, ठीक है, ये बन गया आपके ब्रंकियोल्स। उसके बाद मतलब इसके बाद ट्रैकिया के बाद ब्रोंकस आ गया, फिर ब्रंकियोल्स आ गया, और लास्ट में आपका एल्वुलाई होता है। वो कहाँ पे होता है, यहाँ पे देखने की कोशिश करो, ठीक है। ये आ गया आपका कौन से वाला पार्ट, ब्रोंकस आ गया, ये वाला, मतलब जो जैसे ऊपर से थारक्स है ना, आधा इधर टूटा आधा इधर, तो ये आ गया आपका ब्रोंकस। उसके बाद ये वाला पार्ट फिर आगे ऐसे ऐसे करके टूट रहा है टहनियों में, तो ये वाला पार्ट आपका आ गया जो ये इसे टूट रहा है, इसको हम बोलते हैं ब्रोंकियोली, ठीक है, ब्रोंकिलेज, ब्रोंकियोली, ठीक है। उसके बाद आ गया आपका क्या बात कर रहे थे हम, किधर गए थे, उसके बाद आ गया आपका ये वाला पार्ट, किधर गया, जो हमारा एल्वुलाई वाला पार्ट है, यहाँ पे कहाँ दिखाया है, ये आ गया ना हमारा एल्वुलाई, ठीक है, ये गुब्बारे टाइप, ठीक है, ये हमारा मेन काम होता है, ये समझाता हूँ एल्वुलाई, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई, मतलब ये सीक्वेंस याद रखनी है, वो सीक्वेंस पूछ सकते हैं आपको एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए कि एयर कहाँ से कहाँ, कहाँ से कहाँ, कहाँ से कहाँ जाती है। अब देखो ये जो एल्वुलाई है ना, जो मैं आपको समझा रहा था, ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये वाला पार्ट, ये जितनी भी एल्वुलाई है। अब देखो एल्वुलाई में असल में मेन काम क्या है, यहाँ पे अगर आप देखोगे ये जितनी भी गैसेस एक्सचेंज होती है ना, क्योंकि हम सेकंड ये पढ़ रहे हैं ना कि गैसेस एक्सचेंज के थ्रू होती है हमारी रेस्पिरेशन, तो हमने जो भी सांस ली तो वो सबसे लास्ट में जाके वो हमारा ऑक्सीजन का जो भी हमने लिया, मान लो कि आपने एयर लिया, अब एयर में तो ऑक्सीजन का कंटेंट कितना होगा आपको पता है, 21% के अराउंड होगा। अब वो जैसे ही यहाँ पे एल्वुलाई में जाता है, उसके बाद वो गैस सीधी चली जाती है हमारी। देखो एल्वुलाई को असल में सराउंड किया होता है किसने, ब्लड ने, इसके अराउंड ये पूरा का पूरा ब्लड होता है। अब असल में देखो ब्लड किसका बना होता है आपको पता है, होमोग्लोबिन होता है ब्लड में, आरबीसी में जनरली, ठीक है, आरबीसी में हमारे पास होमोग्लोबिन है। अब होमोग्लोबिन की एक प्रॉपर्टी है कि वो अपनी तरफ ना अट्रैक्ट करता है किसको, ऑक्सीजन को, किसको अट्रैक्ट करता है, ऑक्सीजन को। तो होगा क्या कि होमोग्लोबिन अपने साथ अटैच कर लेगा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को, समझ रहे हो। तो अब जैसे ही सोचो कि हमने जो सांस ली उसमें से स्पेसिफिकली ऑक्सीजन को उसने अट्रैक्ट किया, किसने, ब्लड ने, ब्लड में भी किसने, एचबी ने, ठीक है, होमोग्लोबिन ने। तो होमोग्लोबिन ने अपने साथ वो लिया और वो पूरा ब्लड में फिर सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू जाता है हर बॉडी के हर पार्ट तक।
तो अब देखो हमने पहले से ही बोला कि हमारा सेल में पहले से ग्लूकोज तो मौजूद था। वो कैसे था, हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा। अब यहाँ पे रेस्पिरेटरी सिस्टम में एल्वेओली के थ्रू गैसेस एक्सचेंज में होगा क्या कि वो ऑक्सीजन कहाँ चला जाएगा, हमारा सीधा ब्लड के थ्रू चला गया हमारे हर एक सेल तक। यहाँ तक समझ आ रहा है? वो चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है। तो जैसे होगा O2 विल गो इन, कार्बन डाइऑक्साइड विल कम आउट। यहाँ भी समझाता हूँ कार्बन डाइऑक्साइड वापस कैसे आती है। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यहाँ पे क्या होगा, ब्लड। तो कहने का मतलब इसके अराउंड क्या है, हमारे पास एल्वेओली के अराउंड ब्लड है। उस ब्लड में होगा क्या कि ये जो हमारे पास ऑक्सीजन है वो आएगी ब्लड में, और ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड वापस जाएगी। मैं बताता हूँ कार्बन डाइऑक्साइड आई कैसे और जाएगी कैसे। अब मैंने क्या बोला कि एल्वेओली को सराउंड करता है कौन, ब्लड। अब देखो हमने एयर ली पूरी की पूरी, उसमें से ऑक्सीजन पुल किया किसने, हेमोग्लोबिन ने, ठीक है। उसके क्योंकि उसके पास हाई एफिनिटी होती है, उसको मतलब उससे प्यार होता है उसको कि होमोग्लोबिन अगर जैसे ही वो देखेगा ना ऑक्सीजन को तो वो उसको अट्रैक्ट कर लेता है अपनी तरफ। तो ऑक्सीजन को अट्रैक्ट किया किसने, होमोग्लोबिन ने। उसके बाद वो पूरी बॉडी में गया और जाके क्या करेगा, एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब जिसमें ऑक्सीजन की इन्वॉल्वमेंट होगी, तो समझ रहे हो। तो अब होगा क्या कि देखो मुझे ये बताओ, जब भी रेस्पिरेशन होती थी, एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब ग्लूकोज प्लस O2, इसका बाई प्रोडक्ट क्या आता है हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। ये तो चीज़ याद रखनी है आपको अच्छे से। तो अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड इसका बाई प्रोडक्ट है, तो इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड वापस कहाँ जाएगा, ब्लड में ही तो जाएगा। वो ब्लड, ये ऑक्सीजन कौन लेके गया था वहाँ तक, ब्लड में ही। तो सेल में तो ब्लड है ही है, तो मतलब कहने का मतलब ब्लड तो हमारी पूरी हर एक सेल तक पहुँचाता है इसको, ऑक्सीजन को। वही वाला ब्लड वापस लेके आएगा किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है। तो वहाँ पे आप देखो इस पूरे मतलब जो एरोबिक रेस्पिरेशन होगी तो उसमें होगा क्या कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा ब्लड में, ठीक है। तो अब ये जो ब्लड है ये हमारा उस सेल से ही आ रहा है जिसमें CO2 डिजॉल्व है, ठीक है। तो ये फिर दोबारा कहाँ पे आएगा, जैसे ही एल्वेओली में वापस आता है तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड वापस चला जाता है किसमें, हमारा लंग्स के थ्रू वापस ऊपर, ठीक है। ये इसी प्रोसेस के थ्रू वापस आ जाता है। जैसे यहाँ से हमने जो एयर ली वो यहाँ तक गई पूरी की पूरी, यहाँ तक, यहाँ से ऑक्सीजन अंदर गया, बाकी का पार्ट सारा वापस कुछ बाहर आ गया, कुछ अलग अलग, वो उसमें नहीं घुसना, उतना पूछेगा नहीं कोई भी। और कार्बन डाइऑक्साइड जो आ रहा था वो इसको पकड़ेगा और वापस इसी रास्ते से बाहर, ठीक है। तो आपको समझ आ गया कि ऑक्सीजन गई कहाँ से और वापस कैसे आ रही है। तो कहने का मतलब एल्वेओली वो साइट है जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज हो रहा है पूरी बॉडी में। 1 मिनट रुकना, ठीक है। तो यहाँ तक समझ आ गया आपको। उसके बाद अब देखो डायाफ्राम का क्या काम है, मेन डायाफ्राम होता कहाँ पे, ये देखो जिसका मेन काम है असल में ये पुश करता है पूरा का पूरा, ये वाला, ठीक है, डायाफ्राम। इसको हम अच्छे से जब हम वो नेक्स्ट PDF पे जाते हैं जो मैंने आपके साथ शेयर की थी वहाँ पे भी समझा दूंगा, लेकिन यहीं पे समझ लो, ठीक है। तो ये ऊपर नीचे होता रहता है। ये ऊपर नीचे होने के चक्कर में क्या होगा, ताकि इसमें पंप हो, किसमें, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर आना और ऑक्सीजन का अंदर जाने में हेल्प करता है कौन, डायाफ्राम, ठीक है। तो मैंने वही लिखा है कि बिलो लंग्स वी हैव डायाफ्राम विच मूव्स अप एंड डाउन टू क्रिएट द फोर्स नीडेड फॉर गैस टू मूव, ठीक है। तो दैट इज इनहेलिंग ऑक्सीजन एंड पुलिंग आउट द कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो मैं आपको बता रहा था कि जैसे मनी आपने देखा होगा ना, जो पैसा है वो डिफरेंट फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। एज ए गोल्ड, एज ए करंट, मतलब क्या बोलते हैं इसको, एज ए कैश हो सकता है, कार्ड में भी हो सकता है, तो डिफरेंट फॉर्म्स है मनी की। सेम वे में एनर्जी की भी बहुत सारी डिफरेंट फॉर्म्स हैं। हमारी बॉडी में जो एनर्जी करेंसी है ना उसे हम ATP बोलते हैं, ठीक है। इस मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं, ATP, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म कम से कम आपको पता होना चाहिए। ATP हम अच्छे से आप नेक्स्ट वाली स्लाइड में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ATP, ठीक है। तो ATP की फॉर्म में जो एनर्जी हमारी बॉडी रिलीज करती है ना वो किस फॉर्म में है, ATP की फॉर्म में। तो याद रखा, आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये सारा का सारा बेसिक था। तो मैं सोच रहा हूँ कि वो नेक्स्ट टॉपिक फिर कल करवाएं या फिर आज ही कवर कर लें। चलो यार, कल के लिए कौन छोड़ता है, मैं वो दूसरा वाला PDF खोलता हूँ, 1 मिनट वेट करो। अब देखो न्यूट्रिशन एंड टाइप्स, ये था ना हमारा टॉपिक। तो अब सबसे पहले तो देखो हमने न्यूट्रिएंट्स पढ़ लिया अच्छे से, हमें ये भी पता चल गया न्यूट्रिएंट्स कैसे हमारी बॉडी में जा रहे हैं आ रहे हैं, वो सारा कुछ हमें कंसेप्ट क्लियर हो गया है। अब हम बात करें कि देखो न्यूट्रिएंट्स होते क्या हैं, वो वाले मतलब कंपोनेंट्स हैं जो हमारी बॉडी में जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, मिनरल्स, ये हमने सब अच्छे से पढ़े हैं, ठीक है। अब ये ज़रूरी है हमारी सर्वाइवल के लिए। अब मेन असल में हमने ये देखना है कि न्यूट्रिशन इन प्लांट्स वर्सेस न्यूट्रिशन इन एनिमल, मतलब प्लांट में न्यूट्रिशन कैसे होती है और एनिमल्स में न्यूट्रिशन का क्या प्रोसेस है। ऑलमोस्ट सेम ही है, मैं अभी समझाता हूँ आपको। जैसे मान लो अगर हम एनिमल्स की बात करें, एनिमल्स में ह्यूमंस भी आगे, मतलब हम सब इसी में ही आ जाएंगे एनिमल्स में ही। तो अब देखो सबसे पहले देखो जो प्लांट्स हैं ना वो अपना खाना खुद बनाते हैं, हमें पता है। अब एनिमल्स या ह्यूमन बींग्स हैं वो अपना खाना खुद नहीं बनाते, हम उन पे डिपेंडेंट हैं। तो कहने का मतलब या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम किस पे डिपेंडेंट हैं, प्लांट्स पे, ठीक है। तो अब प्लांट्स अपना खाना खुद बना रहे हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू, ठीक है, जितने भी हमारे पास ग्रीन प्लांट्स हैं। अब देखो जो न्यूट्रिशन एनिमल्स में हो रही है, यहाँ तक जो मैंने पढ़ा उसको फिलहाल आप साइड पे रख दो कि जो भी हमने पढ़ लिया। अब मेन काम आता है।
जो एनिमल्स में न्यूट्रिशन होती है ये एक्चुअली डिपेंड करती है कि उस एनिमल की फीडिंग हैबिट्स कैसी हैं, मतलब वो कैसे खाता है। ठीक है, हर एक एनिमल का तरीका अलग है न्यूट्रिशन लेने का। एग्जाम्पल के तौर पे ये आपने पीडीएफ पढ़ा होगा, आपको अच्छे से समझ होगा। जैसे मान लो बीज हैं, ठीक है, या हमिंग बर्ड्स हैं, वो आप नेक्टर को सक करती हैं प्लांट से, ठीक है, उनका अलग तरीका है। अब पाइथन आपने देखा होगा, वो पाइथन मूवी भी देखी होगी, पूरे के पूरे बंदे कोई वो अंदर जो भी प्रे होगा उसको पूरा का पूरा स्वेलो कर लेता है। ठीक है, कैटल्स का खाने का तरीका अलग है। तो एनिमल्स का आप देखोगे तो इनका मतलब मेथड ऑफ इंजेक्शन जो है वो डिफरेंट है डिफरेंट एनिमल्स में। ठीक है, अब असल में जितने भी टेरेस्ट्रियल एनिमल है ना हमारे पास, टेरेस्ट्रियल एनिमल हो गए जो ज़मीन पर रहने वाले हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास पहले एम्फीबियंस थे, लार्ज एम्फीबियंस, ठीक है, जो फिश खाते थे। ठीक है, अब एम्फीबियंस जैसे मान लो कि फ्रॉग वगैरह है, वो स्मॉल फिशेस को खा लेती है, इंसेक्ट्स को खा लेती है। ऐसे ही रेप्टाइल्स की बात करें तो वो दूसरे एनिमल्स और प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। तो कहने का मतलब ओवरऑल इस सारे जो मैंने लिखा हुआ है इसका मेन मकसद ये है कि हम एनिमल्स को डिवाइड कर सकते हैं डिफरेंट ग्रुप्स में डिपेंडिंग अपॉन देयर फूड हैबिट्स, कि किसका खाने का तरीका क्या है, इंजेक्शन का तरीका क्या है, मतलब न्यूट्रिशन लेने का तरीका क्या है, हम एनिमल्स को डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड करते हैं। ये आपने सब पढ़ा हुआ है। जैसे हर्बीवोरस, हर्बीवोरस कौन से हुए, वो वाले एनिमल्स जो डिपेंड करते हैं सीधे किस पे, प्लांट्स पे और मतलब फ्रूट्स वगैरह पे, ताकि उनकी न्यूट्रिशन वहाँ से आ जाएगी, मतलब वो डायरेक्टली डिपेंडेंट है। ठीक है, मतलब घास खाने वाले हर्बीवोरस हो गया, सिंपल याद रखो। ठीक है, प्लांट्स पे या फ्रूट्स पे, जैसे काऊ है, गोट है, शीप है, बफेलो है, ये सारे हर्बीवोरस हैं। कार्निवोरस कौन से हो गए, ये वो वाले एनिमल्स हैं जो मतलब हमने असल में कैटेगराइज किया एनिमल्स, हमारे पास अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के थे, तो हमने बोला कुछ हर्बीवोरस हैं जो सिर्फ घास खाते हैं, कुछ कार्निवोरस हैं जो बाकी एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं। जैसे लाइन है वो बकरी को खा लेगा, टाइगर है वो किसी और जानवर को खा लेगा। ठीक है, वॉल्फ है। तो ये सारी की सारी एग्जांपल्स हैं, बहुत सारी हैं, इनमें से आप याद रख सकते हो कुछ कि हर्बीवोरस क्या हो गया, कार्निवोरस क्या हो गया, और ओमनीवोरस हो गया जैसे हम हैं, जो प्लांट्स को भी खा सकते हैं, एनिमल्स को भी खा सकते हैं। ये सिर्फ एनिमल्स को खाते हैं तो उनका आ गया कार्निवोरस, जो सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं वो आ गया हर्बीवोरस, और ओमनीवोरस हो गया जो दोनों को खा सकते हैं। अब आई बात असल में टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो कहने का मतलब एनिमल्स में अब जैसे मैंने ऊपर बताया आपको हर एक का तरीका अलग अलग है। तो ऐसे ही आप अगर देखो ना न्यूट्रिशन लेने का तरीका, जैसे फिल्टर फीडिंग है, कुछ एनिमल्स फिल्टर फीडिंग करते हैं, कुछ डिपॉजिट फीडिंग करते हैं, कुछ फ्लूइड फीडिंग करते हैं, कुछ बल्क फीडिंग करते हैं। इनका मतलब थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। फिल्टर फीडिंग का मतलब ये हो गया कि वो जितने भी न्यूट्रिएंट्स आपने ले रहे हैं ना वो पानी से ले रहे हैं। जैसे जनरली फ़िश जो यूज़ करती है वो फिल्टर फीडिंग यूज़ करती है, ठीक है, अपने गिल्स के थ्रू, तो ऑक्सीजन ले रही है, या फिर जितने मतलब कहने का मतलब खाना खाने का तरीका उनका जो है वो कैसा है, जैसे फ़िश का किसका है, फ़िश का कैसे है, फिल्टर फीडिंग के थ्रू। ऐसी डिपॉजिट फीडिंग का मतलब हो गया कि वो वाले एनिमल्स जो अपना न्यूट्रिएंट्स कहाँ से ले रहे हैं, साइल से, जैसे अर्थवॉर्म है, ठीक है, तो वो इस तरीके का मोड यूज़ करता है डिपॉजिट। ठीक है, मतलब कहीं पे भी डिपॉजिट होगा, डिपॉजिट से आप याद रख सकते हो आराम से अर्थवॉर्म, फिल्टर से याद रख सकते हो फ़िश। ठीक है, उसके बाद आ गया फ्लूइड फीडिंग का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के फ्लूइड्स को चूज़ के वो यूज़ करते हैं। जैसे हनी बी है, ठीक है, तो वो क्या करती है, फूलों पे जाके बैठेगी, वहाँ से जूस चूस लेगी। ठीक है, मॉस्किटो है, वो इंसानों पे, जानवरों पे, जहाँ पे उसको मौका मिलता है वहाँ से खून ले लेता है, तो वो फ्लूइड फीडिंग कर रहा है। ऐसे बल्क फीडिंग का मतलब हो गया कि वो पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म को ही खा जाएगा। जैसे पाइथन है, पूरा का पूरा स्वेलो कर लिया, तो बल्क फीडिंग होगी। सेम ऐसे ही और हमारे पास कौन सा है, जिसको हम बोलते हैं रैम फीडिंग एंड सकिंग फीडिंग। तो ये क्या हो गया कि मतलब यहाँ पे वो क्या कर, ये भी जनरली अगर आप देखोगे ना, ये कहाँ पे होता है, जितने भी ये हमारे एक्वेटिक है ना, एक्वेटिक फीडिंग जितनी भी है, मतलब पानी में रहने वाले जानवर जो हैं वो रैम फीडिंग और सकिंग फीडिंग करते हैं। इसमें रैम फीडिंग का मतलब हो गया मुंह खोलेंगे और आगे की तरफ दौड़ेंगे। ठीक है, जो भी प्रे होगा वो भी अंदर चला जाएगा। सकिंग फीडिंग का मतलब वो इस हिसाब से मुंह खोलेंगे कि प्रेशर बनाएंगे ताकि पानी के साथ साथ जो उनका प्रे है वो भी अंदर आ जाए। ठीक है, तो ये यूज़ करते हैं, मतलब सराउंडिंग के फ्लूइड्स को यूज़ करके, मतलब वही प्रेशर बिल्डिंग के लिए। ठीक है, उसके बाद देखो हमने ये देख लिया कि ये हमने असल में पढ़ा क्या, देखो आपको चीज़ें क्या कैसे याद रखनी है। हमने देखा कि मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ जो न्यूट्रिशन है वो एनिमल्स कैसे कैसे हमारे पास वो कैटेगरी के कौन कौन सी हैं। कुछ फिल्टर फीडिंग यूज़ कर रहे हैं, कुछ डिपॉजिट फीडिंग, कुछ ये चीज़ हमने देख ली। उसके बाद आपको क्या देखना है इसमें मेन चीज़ की प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल। प्रोसेस का मतलब ये हो गया कि हम जो भी फीडिंग ले रहे हैं, मतलब एनिमल्स जो भी न्यूट्रिशन ले रहे हैं वो कितने स्टेप्स में टूटी हुई है। सबसे पहले इंजेक्शन का मतलब हो गया कि वो प्रोसेस जैसे हम मुंह में खाना डाल रहे हैं वो इंजेक्शन हो गया। ठीक है, उसका बाहर निकल जाना उसे एजिशन बोलेंगे। वो ई फॉर एग्जिट हो गया, आई फॉर एंट्री। ठीक है, आई फॉर आ गया इंजेक्शन का मतलब हो गया जैसे हमने मुंह में खाना खाया, तो वो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फूड के लेने के प्रोसेस को इंजेक्शन बोलते हैं। उसके बाद वो डाइजेशन होती है जो हमने पढ़ी भी है। इसमें होगा क्या कि जो लार्ज पार्टिकल्स हैं वो स्मॉल पार्टिकल्स में
टूट जाएंगे, वाटर सॉल्युबल पार्टिकल्स में टूट जाएंगे, ठीक है। और इसमें जो डाइजेस्टिव मतलब जो भी होगा इसमें फिजिकल और केमिकल दोनों प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। जैसे आपको पता है स्टमक जो है फिजिकली भी वो कंटैक्ट वो करता है, उसके बाद HCl भी छोड़ता है। तो कहने का मतलब दोनों प्रोसेस इसमें लगते हैं। इंजेक्शन का पता समझ आ गया, डाइजेशन समझ आ गया। उसके बाद ऑब्जॉर्प्शन होती है जैसे हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, ठीक है। तो जो भी डाइजेस्टिव फूड है वो ब्लड स्ट्रीम में ताकि ऑब्जॉर्ब हो जाए, ठीक है। वो होता है किसके थ्रू है, इंटेस्टाइनल वाल के थ्रू, मतलब वही हमारे जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू होता है। उसके बाद आ गया एसिमिलेशन। जो हमने ऑब्जर्व फूड खाया है, ठीक है, अब वो एनर्जी के लिए यूज़ होना है, हमारी ग्रोथ और रिपेयर के लिए यूज़ होना है, पूरी बॉडी के सेल्स के लिए, उसे हम बोलेंगे एसिमिलेशन। ये प्रोसेस के नाम बता रहा हूँ। ऐसे एजिशन तो मैंने आपको बता दिया कि जो भी अनडाइजेस्टेड फूड होगा वो हमारी बॉडी से रिमूव हो जाएगा, उसे हम क्या बोलते हैं, एजिशन, ठीक है। उसके बाद जो ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम है ये हमने अच्छे से पढ़ लिया, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल, ओसोफोगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने अच्छे से कवर कर ली। उसके बाद बक्कल कैविटी भी हमने अच्छे से देखा, स्टमक देखा, स्मॉल इंटेस्टाइन वाला, ये हमने सब कुछ अच्छे से पढ़ लिया। उसके बाद बात करते हैं न्यूट्रिशन। ये हमने ह्यूमंस की अभी पढ़ के आए हैं पीछे, ठीक है, जो लास्ट स्लाइड में हमने देखा था। अब देखते हैं न्यूट्रिशन इसमें रुमिनेंट्स में कैसे होती है। रुमिनेंट्स मतलब वो वाले एनिमल्स जैसे काऊ है, बुफेलो है, ठीक है, जो ग्रेज करते हैं जनरली और उसको वापस चबाते रहते हैं वापस आके। अब र्यूमन का मतलब यहाँ पे क्या है कि फर्स्ट चैम्बर ऑफ द स्टमक वेयर फूड इज स्टोर्ड एंड पार्शली डाइजेस्टेड। तो इनमें एनिमल्स में रुमिनेंट्स में क्या होता है, सबसे पहले जो उन्होंने खाना खाया तो वो स्टमक में जाएगा, वहाँ पे फूड स्टोर रहेगा, ठीक है, और पूरा का पूरा डाइजेस्ट नहीं होता है। फिर वो जो पार्शली डाइजेस्ट फूड है वो वापस माउथ में आता है, ठीक है, देन रिटर्न टू माउथ टू बी रीचूड। फिर दोबारा वो, तभी आपने देखा होगा कि ये मुंह हिलाते रहते हैं आपने, ठीक है, काउज और बुफेलो हमेशा ऐसे लगते हैं कि जैसे खा ही रहे हैं लगातार। अब रुमिनेंट्स की एक प्रॉपर्टी आपको और याद रखनी है कि सेलुलोज डाइजेशन हो सकता है इनमें। जैसे हम सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते, सेलुलोज हमने पढ़ा था क्या होता है, कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, लेकिन इनके पास एक स्पेशलाइज्ड बैक्टीरिया होता है र्यूमेन में, जिस वजह से वो डाइजेशन कर सकते हैं इसकी, ठीक है, किसकी, सेलुलोज की। ऐसे ही अगर आप सिंपल एनिमल्स जैसे ओमीबा में देखोगे, ठीक है, तो ओमीबा आपको पता है कैसे लेता है अपना खाना। जैसे मान लो ये ओमीबा की शेप है तो वो अपना सबसे पहले अपनी वो मतलब इस शेप को चेंज करता है, ऐसे करके चेंज करेगा और जहाँ पे खाना होगा उसके अराउंड चला जाएगा, फिर आस्ते आस्ते उसको अपने अंदर ले लेता है, ठीक है, सिंपल ये प्रोसेस होता है। तो कहने का मतलब इसकी जो इंजेक्शन हो गया, मतलब तरीका क्या है इसका लेने का। सबसे पहले वो सूडोफीडिया इन्हीं को बोलते हैं, ठीक है, जो इसके ये हाथ पाँव होते हैं थोड़े बहुत। तो इसके थ्रू वो क्या करता है, सबसे पहले एक वैक्यूल टाइप बनाता है, ठीक है, और डाइजेस्टिव एंजाइम के थ्रू उसको अंदर लेके उसको डाइजेस्ट कर लेता है, और वो पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म में ही इसका डाइजेशन हो जाती है, ठीक है। और ये किसके थ्रू होता है, प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन के थ्रू। उसके बाद एनर्जी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ऑब्जर्व्ड फूड दैट हेल्प्स इन ग्रोथ। द अनडाइजेस्टेड फूड इज डाइजेस्टेड आउट ऑफ द बॉडी अमीबा बाय रिप्लेसिंग द सेल वॉल, ठीक है। और जब उसको जो भी अनडाइजेस्टेड चीज़ बची होगी उसको सेल वॉल के थ्रू वापस बाहर फेंक देता है, ठीक है। तो ये अमीबा में मैंने बता दिया। तो कहने के बाद एनिमल्स में हमने देख लिया थोड़ा बहुत कि उसमें मतलब डाइजेस्टेशन मेन तो हमने ह्यूमन की पढ़नी थी, तो हमें समझ में आ गया कि कैसे डाइजेशन वगैरह हो रही है। अब उसके बाद देखो जो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स है, ठीक है। तो अब देखो डाइजेशन हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि डाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें न्यूट्रिशन का काम हो रहा है। न्यूट्रिशन हमारी बॉडी को मिलती है तो वो ऐसे डाइजेशन के थ्रू ही मिलेगी ना, इसलिए हम डाइजेशन में वही चीज़ें पढ़ रहे हैं। मतलब न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में हमने मेन डाइजेशन ही देख रहे हैं, और डाइजेशन मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, खासकर ह्यूमंस में आपको वहीं से क्वेश्चन ज़्यादा चांसेस हैं आने के। उसकी बात करते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स की। अब देखो आपको पता होगा कि जो प्लांट्स का न्यूट्रिशन है ये मेनली दो टाइप में होता है। या तो प्लांट अपना खाना खुद बनाएंगे, उनको हम बोलेंगे ऑटोट्रॉप्स, या वो होंगे हिटोट्रॉप्स। अगर वो हिटोट्रॉप्स हैं मतलब प्लांट्स में ऑटोट्रॉप्स, दूसरा कौन सा आ गया, हिटोट्रॉप्स। तो हिटोट्रॉप्स में या तो इंसेक्टिवोरस होंगे, इंसेक्ट्स को खाने वाले, पैरासाइट्स, सिम्बियोटिक, और कौन सा होता है हमारा सेप्रोट्रॉफिक, ठीक है। तो ये चार टाइप है हमारे पास हिटोट्रॉप्स में। ऑटोट्रॉप्स आगे हमारे कौन से वाले, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है, मतलब किसके थ्रू बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस के थ्रू। तो वो वाले प्लांट्स यहाँ पे आ जाएंगे। तो मेन मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमने देखा, ठीक है। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में असल में ये वो वाला प्रोसेस है जहाँ पे जो भी ऑर्गेनिज्म है वो अपना खाना खुद बनाता है, लेकिन किसकी हेल्प से। सबसे पहले तो उसे वाटर चाहिए, दूसरे नंबर पे उसको मिनरल्स चाहिए, ठीक है, साल्ट्स चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, और साथ में सनलाइट चाहिए, और साथ में वो ग्रीन प्लांट्स होने चाहिए ताकि उनमें क्लोरोफिल हो, ठीक है। क्लोरोफिल के बगैर वो काम नहीं होगा। तो अब देखो यहाँ तक समझ आ गया। मतलब कौन से हमने पढ़े इसमें दो टाइप्स, कौन कौन सी थी, एक तो हमारे पास ऑटोट्रॉप्स और दूसरे कौन से थे, हिटोट्रॉप। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, दूसरी कौन सी होगी, हिटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब हिटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की बात करें तो इनमें हमने देखा तीन मतलब वो आगे टाइप्स थी चार। एक तो आगे पैरासाइट्स, दूसरे थे इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, फिर थे हमारे सेप्रोफाइट्स, और कौन से थे, सिम्बियोसिस। तो डिपेंड, पहली बात आ गई कि इसमें कुछ ऐसे हैं जो लिविंग थिंग्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, जैसे पैरासाइट्स हैं, ठीक है, जैसे इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं,
ठीक है, ये दोनों के दोनों किस पे, लिविंग पे हैं। तो याद रखना इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जो इंसेक्ट्स के ऊपर क्या करते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि मान लो कोई प्लांट है ना, उसका पत्ता इस टाइप का है, तो उसके ऊपर कोई इंसेक्ट चल रहा है, तो ये खुद को क्लोज कर लेंगे, फिर उसकी वहीं पे डाइजेशन वगैरह करके उसके न्यूट्रिएंट्स को ले लेंगे। ठीक है, तो प्लांट्स के अंदर भी ये होता है कि वो क्या करेंगे, वहाँ से पैरासाइट की तरह काम करते हैं पूरे के पूरे वह। ठीक है, ये मैं बता रहा हूँ इंसेक्टिवोरस की। ठीक है, तो इंसेक्टिवोरस में क्या होगा कि वो क्या करते हैं, मतलब एक आप बोल सकते हो ये प्लांट्स की एक स्पेशल टाइप है, जो भी इंसेक्ट उसके ऊपर से गुजर रहा होगा ना, सबसे पहले उसको ट्रैप करेंगे। ठीक है, अपने पूरे के पूरे, जैसे मान लो ये उनका लीव है, यहाँ पे कोई बंदा चल रहा है, मतलब कोई भी चल रहा है, कोई इंसेक्ट चल रहा है, तो पहले खुद को क्लोज कर लेंगे। आपने देखी होंगी बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ वगैरह भी, उसके बाद उसके डाइजेशन करते हैं। ठीक है, वो सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स उससे ले लेते हैं। ये आ गया आपका इंसेक्टिवोरस प्लांट। उसके बाद अगर पैरासाइटिक्स की बात करें तो आपको पता होगा जैसे बेलेश यानी जो चढ़ जाती है ना, मतलब इनमें होता क्या है कि मतलब ये जो पैरासाइटिक प्लांट्स हैं, आप बोल सकते हो कि ये या तो अपनी सारे के सारे जितनी भी इनकी मतलब न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है वो सारी की सारी, या कुछ मतलब कुछ बोल सकते हो आप, मतलब 90% जो है वो दूसरों की हेल्प से लेते हैं। ठीक है, कोई और लिविंग प्लांट होगा उसके ऊपर चढ़ जाएंगे, उसके न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब करेंगे खुद में। ठीक है, तो ये आगे आपके पैरासाइट्स वाले, और ये आगे इंसेक्टिवोरस प्लांट, तो ये आगे जो लिविंग पे ही डिपेंड करते हैं। यहाँ पे ये प्लांट के ऊपर चढ़ के उसका न्यूट्रिएंट्स ले लेंगे। यहाँ पे वो बाहर से कोई जैसे ये इंसेक्ट बैठा हुआ है इसके ऊपर, तो सबसे पहले ये नीचे इस टाइप का, मतलब ये वो सिक्रीट करेंगे अपना इंजाइम वगैरह कोई, कि वो खुश हो जाएगा नीचे के मुझे मिल गया कुछ खाने के लिए, या बेहोश हो जाएगा वो, जैसे नीचे गिरेगा फिर उसको उसकी न्यूट्रिशन सारी की सारी ले लेते हैं। तो ये दो तरीके समझ आ गए होंगे। उसके बाद आगे जो डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर मतलब डिपेंड करते हैं। ठीक है, वो वाले प्लांट्स जो बाकी डेड के ऊपर, मतलब जितना भी डेड होगा ना उनके पास, मतलब कोई भी जो प्लांट डेड हो गया हुआ है वहाँ से उसका वो ले लेते हैं। तो जो मतलब डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं प्लांट्स, वो कौन से हैं, सैप्रोफाइट्स हैं। ठीक है, ऐसे ही दूसरे हो गए इंडिपेंडेंट, कहने का जहाँ पे सिम्बियोसिस के बेसिस के ऊपर होता है कि मतलब एक प्लांट दूसरे के बगैर नहीं रह सकता, जैसे आपने एल्गी देखा होगा। ठीक है, एल्गी नहीं, हमारे पास कौन सा होता है, इसकी एग्जांपल हम याद रख सकते हो जैसे लाइकेंस हैं। उसमें होता क्या है कि जैसे फंगाई और एल्गी जो हैं वो आपस में मिल के काम करते हैं कि भाई जैसे मुझे इस न्यूट्रिएंट की ज़रूरत है, तू मुझे दे दे, तुझे इसकी ज़रूरत है, ये मैं दे दूँगी। ठीक है, तो उस हिसाब से ये काम चलता है यहाँ पे सिम्बियोसिस में। ठीक है, तो अब देखो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है। तो ये दो मोड ऑफ न्यूट्रिशन थी जो हमें पढ़नी है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, क्योंकि टाइप ऑफ न्यूट्रिशन आपके सिलेबस में है। तो कहने का मतलब वो वाला प्रोसेस जिसके थ्रू फूड जो है वो हम यूटिलाइज़ करते हैं, क्योंकि उसमें से हम न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, फिर उसको हेल्प करते हैं, मतलब उससे हमें क्या हेल्प मिलती है, उससे हम ग्रो हो सकते हैं, हम स्टे हेल्दी रह सकते हैं, और जितना भी डैमेज वगैरह हमारी बॉडी को पार्ट्स को है उसको डैमेज को दूर कर सकते हैं। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन। ठीक है, तो न्यूट्रिशन तो आप समझ में आ गया होगा, हो गया क्या। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हमने देखा कि जहाँ पे प्लांट्स अपना खाना खुद बना रहे हैं वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू होंगे। ठीक है, फिर हम देखेंगे कौन कौन सी कंडीशन है फोटोसिंथेसिस के लिए जो ज़रूरी है, जैसे सनलाइट ज़रूरी है, क्लोरोफिल का होना ज़रूरी है, कि ग्रीन प्लांट का होना ज़रूरी है। उसके बाद तीसरे नंबर के ऊपर आपका कार्बन डाइऑक्साइड का होना ज़रूरी है, और वाटर का होना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये चीज़ चार जब तक नहीं होंगी तब तक फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। और फोटोसिंथेसिस आपको पता है क्योंकि सनलाइट इसका मेन पार्ट है। तो अब प्लांट्स में अब 24 घंटे तो सनलाइट रहती नहीं है, तो नाइट के टाइम पे नहीं होगी, जब क्लाउड्स होंगे तब भी फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। तो इसका मतलब प्लांट्स सिर्फ फोटोसिंथेसिस के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं अपना खाना बनाने के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब रेस्पिरेशन और दूसरा कौन सा आ गया आपका, फोटोसिंथेसिस, ये दोनों काम होते हैं प्लांट्स में। अब ये जो रेस्पिरेशन है ये उसके पत्तों से भी होती है, उसके पत्तों में भी होती है, उसके स्टेम में भी होगी, उसके रूट्स में भी होगी। तो अलग अलग पार्ट पे रेस्पिरेशन का प्रोसेस चलता रहता है, जो दिन को थोड़ा सा आहिस्ता चलता है क्योंकि उस टाइम पे फोटोसिंथेसिस काम कर रहा होता है, और रात को वो अच्छे से तेज़ी से काम करता है क्योंकि उस टाइम पे फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। तो उसके थ्रू ही पूरा का पूरा जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है प्लांट की वो पूरी होती है। अब मैं क्या बता रहा था, अच्छा ये कंडीशन हमने बात की। उसके बाद फोटोसिंथेसिस के स्टेप्स, तो इतना डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता दूंगा। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में हमने देख लिया, ये हमारे पास 4 टाइप्स थी। ऑटोट्रॉफ्स और हेटेरोट्रॉफ्स की यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है, आपको पता चल जाएगा। ये खुद अपना खाना बनाते हैं, ये दूसरों पर डिपेंड करते हैं, ये एग्जाम्पल्स क्या हैं, ये आप एक बार इसके गो थ्रू कर लेना, अच्छे से समझ आ जाएगा। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मैंने आपको समझा दिया होता क्या है, क्या नहीं होता है, कैसे होता है। ठीक है, अब ये आ गया आपको फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। तो कहने का मतलब फोटोसिंथेसिस में सबसे पहले लाइट का होना ज़रूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड का होना ज़रूरी है, वाटर का होना ज़रूरी है। ये 3 चीज़ें अगर हमारे पास हैं, सनलाइट भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, वाटर भी है, तो फोटोसिंथेसिस के थ्रू ये होगा क्या कि ये कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन में चेंज हो जाती है और साथ में ग्लूकोज बन जाता है। असल में जैसे हमारी बॉडी में मैंने आपको बताया ना कि सबसे पहले जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज में ऑक्सीजन
ऐड होती है और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, साथ में हमारे पास वाटर निकलता है और हमारे पास एनर्जी मिलती है। इसी का उल्टा फोटोसिंथेसिस में होता है। देखो यहाँ पे ग्लूकोज इसको बनाना है, यहाँ पे हमारे पास ग्लूकोज पहले से है, ठीक है। तो यहाँ पे हम अलग प्रोसेस है जो हमारी बॉडी में हो रहा है। यहाँ पे क्या होता है फोटोसिंथेसिस में कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स आएंगे, वो कार्बन डाइऑक्साइड आपस में मिलेंगे और ये CO2 आपस में मिलकर बाद में ग्लूकोज बनाएंगे, मतलब C6H12O6 बनाएंगे। लेकिन वो बनाते किसके थ्रू हैं? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एक तो वाटर आ गया H2O, क्योंकि यहाँ पे भी हमें हाइड्रोजन 12 पूरे करने हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर H2O प्लस साथ में आ गई आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और साथ में क्लोरोफिल एज ए एंजाइम काम करता है। तो उसके थ्रू आगे फिर क्या बनता है, हमारा खाना बन जाता है। खाना का मतलब ये है यहाँ पे हमारे पास C6H12 ग्लूकोज बन जाता है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ तक समझ आ गया, मतलब फोटोसिंथेसिस का मेन काम क्या है। ये रिएक्शन आपको सिंपल से याद रखनी है। फोटोसिंथेसिस में होता क्या है कि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, हमें वाटर चाहिए इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और साथ में उसके बाद क्लोरोप्लास्ट से हमें क्लोरोफिल मिल जाएगा। तो क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, उसके थ्रू फोटोसिंथेसिस होगी, हमें मिलेगा क्या, ऑक्सीजन। और ये हमारे बायो प्रोडक्ट्स हैं इसमें ग्लूकोज। और ग्लूकोज से ही फिर असल में होता क्या है प्लांट्स के अंदर, इसको अच्छे से समझाने के लिए आपको समझाता हूँ। देखो वो हम जाएंगे, जैसे हमारी बॉडी में सर्कुलेशन सिस्टम है पूरा का पूरा, ब्लड, जैसे मान लो ब्लड एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएगा न्यूट्रिएंट्स को। यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स का लेना देना तो सारा का सारा दो तरीक़ों से होता है। मतलब इसमें जैसे हमारी बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, यहाँ पे प्लांट्स में वस्कुलर सिस्टम होता है। ये हम पढ़ेंगे अभी जब हम ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स वगैरह पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल ये देख लो जो मैंने बता रहा हूँ, ये ख़त्म हो जाए, बड़ी बात है। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन प्लांट्स अलाउ देम टू प्रोड्यूस देयर ओन एनर्जी, ठीक है। ये मैंने वही चीज़ें लिखी हुई जो मैंने बताया। फोटोसिंथेसिस में होता क्या था, प्राइमरी फंक्शन ऑफ द ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो ठीक है, तो जो भी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है उसका जो अगर आप देखोगे प्राइमरी स्टेप्स जो है, प्राइमरी फंक्शन वो क्या है, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस हमने देखा उसमें होता क्या है। तो कहने का मतलब प्लांट यहाँ पे लाइट एनर्जी यूज़ करते हैं सन से, ठीक है। फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर, ये तीन चीज़ें मिल के वो किस में चेंज करते हैं, उसको ग्लूकोज में और ऑक्सीजन में, ठीक है। तो ये इसका बाय प्रोडक्ट आ गया। द प्रोसेस टेक प्लेस इन क्लोरोफिल कंटेनिंग स्ट्रक्चर कॉल्ड। तो ये आपको याद रखना है कि जो क्लोरोफिल कंटेनिंग स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, जिसकी हेल्प लेते हैं उसको बोलते हैं थैलाकॉइड्स। क्या बोलते हैं, थैलाकॉइड्स। इससे डेप्थ में आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। उसके बाद आ गया एनर्जी प्रोडक्शन। द ग्लूकोज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस सर्व एज द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर प्लांट्स। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि उसके बाद एनर्जी प्रोडक्शन तो आपको समझ में आ गया ना। एनर्जी प्रोडक्शन कैसे होगी कि जो भी ग्लूकोज प्रोड्यूस हुआ है फोटोसिंथेसिस के थ्रू, वो फिर प्लांट्स में मतलब प्लांट को एनर्जी देगा, डिफरेंट पार्ट्स तक ट्रैवल करेगा। वो कैसे करता है वो नीचे समझेंगे, फिलहाल ये समझ लो कि एनर्जी प्रोडक्शन का काम हो गया है। तो उसके बाद सेलुलर रेस्पिरेशन भी हो रही है प्लांट्स में, ठीक है। तो वहाँ पे प्लांट्स जो हैं वो क्या करेंगे, उस ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करेंगे और बाकी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को वहाँ पे, ताकि उसको एनर्जी मिल सके, ठीक है, जितने भी उसके मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है उसको पूरा करने के लिए। उसके बाद प्लांट इस ग्लूकोज को, एक्सेस वाले ग्लूकोज को स्टोर भी कर लेते हैं, ठीक है। जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू उनको ग्लूकोज मिला है वो स्टोर भी हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, ठीक है। वो डिफरेंट पार्ट्स में होता है, रूट्स में हो सकता है, स्टेम्स में हो सकता है, सीड्स में हो सकता है, ठीक है। तो वही जो स्टार्च है वो उनके लिए एज ए रिजर्व एनर्जी सोर्स भी काम करता है, जो वो यूजिंग मतलब नाइट टाइम्स पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो और उसके बाद ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है वो सारी इसी फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो उनमें हो रही है। वो कैसे होती है कि जो भी ग्लूकोज उन्होंने प्रोड्यूस किया फोटोसिंथेसिस के दौरान, वही यूज़ करते हैं, फिर वो उसको सिंथेसाइज करते हैं कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जैसे सेलुलोज बनाने में, प्रोटीन्स और लिपिड्स में। दिस मॉलिक्यूल्स आर एसेंशियल फॉर ग्रोथ रिपेयर, ठीक है। उसके बाद आगे ये इकोसिस्टम सपोर्ट। तो अब देखो प्लांट विद ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है, जो मतलब फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। क्योंकि इकोसिस्टम का अगर आप मेन पार्ट देखोगे तो ये फोटोसिंथेसिस के थ्रू जितने भी प्लांट्स हैं हमारे पास, दे प्रोवाइड फूड एंड हैबिटेट टू अदर ऑर्गेनिज्म। उसके बाद कंट्रीब्यूट टू न्यूट्रिशन साइकिल एंड प्ले क्रूशियल रोल इन मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस। ये आप पढ़ सकते हो सारा कुछ। तो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और देखो हमें ऑलमोस्ट पता चल गया कि फोटोसिंथेसिस एक कम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें मल्टीपल स्टेप्स हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे असल में अगर आप देखोगे ये वाला थोड़ा सा मतलब जिसमें ये पूरा प्रोसेस देखोगे ना फोटोसिंथेसिस का कैसे होता है, इसमें आप थोड़ा सा कन्फ्यूज भी हो सकते हो। कन्फ्यूज इन द सेंस कि मतलब ये थोड़ा सा डेप्थ में मैंने बताया हुआ है यहाँ पे, उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको एक बहुत देसी तरीके से पहले समझा देता हूँ कि हो क्या रहा है असल में, ये सारा का सारा मसला क्या है। हाँ, जैसे असल में वो ट्रांसपोर्टेशन में ही कवर करेंगे यहाँ पे, क्योंकि देखो ट्रांसपोर्टेशन में ही आपका फोटोसिंथेसिस अच्छे से कवर होगा, ठीक है। वहीं पे आपको समझ आएगा कि फोटोसिंथेसिस, आपको फिलहाल ये पता होना चाहिए फोटोसिंथेसिस के थ्रू हो क्या रहा है। तो ये तीन चीज़ें हो रही हैं, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये तीन चीज़ें मिलती हैं फोटोसिंथेसिस में और हमें देती क्या है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ये चीज़ याद रख लो बस, ठीक है।
उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, अच्छा लाइट ऑब्जर्वेशन का जो काम है ये कैसे होता है, लाइट रिएक्शन का काम कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या है, ठीक है, 3 चीज़ें। उसके बाद एटीपी और एनएडीपी फॉर्मेशन कैसे होती है। आपने इतना डेप्थ में जाना नहीं है, लेकिन अगर किसी को पढ़ना है तो आप एक बार इस पीडीएफ को पढ़ लेना, ठीक है। इसमें जाने का फ़ायदा नहीं, क्योंकि ये चीज़ हम जब ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स पढ़ेंगे तब भी मैं इसको ओवरव्यू आपको समझा ही दूंगा वहाँ पे कि होता क्या है। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो मैंने वो ये बताया हुआ है असल में कि जब भी जैसे ग्लूकोज हमारे पास है C6H12O6, तो सबसे पहले टूटता है किसमें, सबसे पहले 3 कार्बन में टूटेगा, फिर वो 2 में टूटेगा, फिर वो 1 में टूटेगा। ये पूरा का पूरा प्रोसेस है जो यूज़ होता है, ठीक है। तो वही मैंने सारा का सारा लिखा हुआ है, इसमें आपको उतना जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि अब ये नहीं, आपसे नहीं पूछा जाएगा कि ये केल्विन साइकिल या डार्क रिएक्शन क्या होती है, ठीक है, या G3P क्या होता है, ये नहीं पूछा जाएगा। मुझे नहीं लगता इतने डेप्थ में कोई आपको जाएगा। तो आपको मेन चीज़ क्या याद रखनी है असल में, कि हमने ये हिटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, असल में हम पढ़ क्या रहे हैं, प्लांट्स में 2 टाइप की न्यूट्रिशन होती है, ठीक है। तो एक तो हमने पढ़ ली फोटोसिंथेसिस जो होती है, दूसरा आ गया हमारा हिटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जिसमें हमारे पास अलग अलग था। जैसे हमने ये पढ़ा था कौन सा, इंसेक्टिवोरस, पैरासाइट, सिम्बोलिसिस और ये सेप्रोफाइटिक, ठीक है। ये हमने इनका मतलब समझ लिया, मैंने वही चीज़ लिखी हुई जो मैंने आपको बताई है। उसके बाद ये 4 के 4 हमने थोड़े बहुत डिस्कस किए कि होता क्या है, फिर मैंने इनको ऐसे लिखा है। जैसे मान लो इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन है प्लांट्स में, ये कैसे होती है, अगर आप देखोगे इसको हम कार्निवोरस न्यूट्रिशन भी बोलते हैं। रीज़न क्या है, क्योंकि कार्निवोरस का मतलब होगा कि ये एनिमल्स को ही अपने चिबा जाते हैं, इंसेक्ट्स ही है ना, मैंने इंसेक्ट्स के ऊपर ही काम करते हैं, इसीलिए इनको इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन बोल रहे हैं। तो इंसेक्ट्स हकीकत में क्या हैं, वो एनिमल्स की क्राइटेरिया में ही आते हैं इंसेक्ट्स भी हमारे पास। तो इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन इज आल्सो नोन एज कार्निवोरस न्यूट्रिशन, ठीक है। एज इन दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन कार्निवोरस प्लांट कैप्चर एंड डाइजेस्ट इंसेक्ट्स आर अदर स्मॉल ऑर्गेनिज्म टू ऑब्टेन द न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन विच मे बी डेफिशिएंट इन देयर हैबिटेट। एग्जांपल ऑफ द इंसेक्टिवोरस प्लांट इंक्लूड्स, ये याद रख लेना, जैसे वीनस फ्लाई ट्रैप्स हैं, उसके बाद पिकर प्लांट्स हैं और सनड्यू। ऐसे ही सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन प्लांट्स कैसे होती है, हमने पढ़ी सेप्रोफाइट्स क्या होते हैं। तो सेप्रोफाइटिक प्लांट्स ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड, याद रखना सेप्रोफाइट हो गया मतलब सस्ता माल खाने वाले, तो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे ही काम करते हैं ये, उनसे ही न्यूट्रिशन लेती हैं। दे प्ले ए क्रूशियल रोल इन ब्रेकिंग डाउन एंड रिसाइक्लिंग द न्यूट्रिएंट्स इन इकोसिस्टम। अब देखो उन पे अगर काम करेंगे तो वो पूरा का पूरा ब्रेकिंग डाउन का काम कर रहे हैं उनको। इससे क्या होता है कि न्यूट्रिएंट्स की रिसाइक्लिंग हो जाती है इकोसिस्टम में। द सेप्रोफाइटिक प्लांट्स आर फैसिनेटिंग ऑर्गेनिज्म दैट प्ले वाइटल रोल इन इकोनॉमिक्स ऑफ द ब्रेकडाउन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म। असल में आपको समझ आ गया, तो मेरा इस डिक्टेट करने का, ये पढ़ने का यहाँ से देख देख के मतलब नहीं है। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन मैंने वही चीज़ लिख रखी है यहाँ पे, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन प्लांट कैसे होती है, एग्जांपल्स मैंने लिखी हुई है, एक बार पढ़ लेना। उसके बाद देखो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो प्लांट्स में हो रही है उसका मेन फंक्शन क्या है। पहला तो न्यूट्रिशन ऑब्जॉर्प्शन का, कि जो भी उसके ऊपर आ रहा है, मतलब बैठ रहा है, जो भी उसका तरीका खाने का वो हमने देख लिया, लेकिन उससे मेन क्या है कि वो असेंशियल न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स वहाँ से ले रहा है, ये चीज़ याद रखें। तो न्यूट्रिएंट ऑब्जॉर्प्शन का पहला काम है। दूसरा एनर्जी एक्विजिशन का, अब उससे होगा क्या, उससे एनर्जी बनाएंगे जो भी न्यूट्रिएंट्स ले लेंगे वो, ठीक है, जितने भी उसके जो मेटाबॉलिक प्रोसेस हैं उनको काम करने के लिए, ठीक है। जैसे मान लो फोटोसिंथेसिस नहीं है तो वहाँ पे उस टाइम पे उसको क्या काम आएगा, ये एनर्जी एक्विजिशन कैसे करनी है। उसके बाद बात आ गई रेस्पिरेशन, ठीक है। तो हमने देखा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्वायर्ड आर यूज फॉर द सेलुलर रेस्पिरेशन जनरेटिंग एटीपी एंड एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, ठीक है। तो रेस्पिरेशन का काम भी होता है प्लांट्स में, वो हम कल पढ़ेंगे। कल मतलब अभी देखता हूँ क्योंकि टाइम 52 मिनट्स हो गए हैं। उसके बाद आ गया अडेप्टेशन टू द वेरिड इन्वायरमेंट, ठीक है। ये हम सारी चीज़ क्या पढ़ रहे हैं कि फंक्शंस क्या क्या हैं जो हिटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की वजह से हो रहे हैं, ठीक है, कौन कौन से फंक्शन वो अदा करते हैं। सप्लीमेंट्री फोटोसिंथेसिस। अब देखो रेस्पिरेशन की बात करते हैं। रेस्पिरेशन असल में देखो रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में डिफरेंस है। रेस्पिरेशन का मतलब अभी हमने पढ़ा, ऊपर रेस्पिरेशन पढ़ी थी ना, रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में असल में ब्रीथिंग का मतलब हो गया सिंपल हवा का अंदर ले लेना। रेस्पिरेशन का मतलब मैंने आपको बताया एनर्जी प्रोडक्शन का काम है मेन रेस्पिरेशन का, ठीक है। तो रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एनर्जी बाय कंबाइनिंग ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज। तो होता क्या था, मैंने क्या बताया, रेस्पिरेशन में क्या होता था, ग्लूकोज तो हमारे पास सेल में पहले से ही था, हमने बाहर से ऑक्सीजन लिया, तो ये वाला रिएक्शन होता है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलती थी CO2, उसके बाद एनर्जी आती थी और उसके बाद H2O निकलता था। तो ये चीज़ याद रखनी है, रेस्पिरेशन में मेन यही काम होता है, ठीक है। और ये जो एनर्जी है ये किस फॉर्म में होती है, ATP के फॉर्म में, ठीक है, जिसको करेंसी एनर्जी भी बोलते हैं सेल की, ठीक है। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। रेस्पिरेशन हमने अच्छे से देख ली ऊपर, क्योंकि ह्यूमन कैसे रेस्पायर करते हैं ये हमने शुरू में ही पढ़ लिया, ठीक है। उसमें ब्रीथिंग रेट क्या होता है ये थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे देखो मैंने आपको बताया कि जब भी हम एयर ले रहे हैं अंदर, तो अब उसमें ऑक्सीजन तो होगा ही होगा, तो उस प्रोसेस को इनहेलेशन बोलेंगे, मतलब हमने हवा का मतलब ब्रीथ अंदर किया, और फिर हम बाहर जब एयर को छोड़ेंगे उसे क्या बोलते हैं, एक्सहेलेशन बोलते हैं, ये आपको पता होगा। अब ये कंटिन्यूस प्रोसेस है जो लगातार थ्रू आउट द लाइफ किसी भी ऑर्गेनिज्म में चलता रहता है। अब कितने नंबर ऑफ टाइम कोई पर्सन ब्रीथ कर रहा है 1 मिनट में, उसे बोला जाता है ब्रीथिंग रेट। बस इतना याद रखना, 1 मिनट में कोई कितनी बार सांस लेता है, ये डिफरेंट एनिमल्स में, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग होता है।
प्लांट्स का अलग है, एनिमल्स का अलग है। एनिमल्स में भी अलग अलग आप देखोगे, एलिफेंट का ब्रीथिंग रेट अलग है, ह्यूमंस का अलग है। ये डिपेंड करता है अलग अलग मतलब एनिमल्स टू एनिमल्स डिपेंड करता है। तो उसके बाद अच्छा ये तो हमने पढ़ लिया, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम अपना हमने कवर कर लिया। ये मैंने आपको बता रहा था ना कि डायफ्राम कभी ऊपर मूव करता है कभी नीचे। तो इसका मेन क्या है, जब इन्हेलेशन हो रही होगी तो डायफ्राम नीचे मूव करेगा। जैसे एक्सहेलेशन हो रही होगी, हम सांस बाहर छोड़ रहे हैं तो डायफ्राम ऊपर जाएगा ताकि रिब्स बैक की तरफ मूव करें। यहाँ पे रिब्स अंदर की तरफ मूव करती हैं और हम सांस अंदर लेते हैं, यहाँ पे बाहर जाती है सांस, ठीक है। अब ऑक्सीजन कैसे अंदर जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड वापस कैसे बाहर आती है, ये सारी चीज़ें हमने देख ली। यहाँ पे मैंने ह्यूमंस के बाद यहाँ पे कॉकरोच का लिखा कि कॉकरोच में ब्रीथिंग कैसे होती है, यहाँ पे अर्थवॉर्म्स में कैसे होती है। ये थोड़ा थोड़ा खुद पढ़ लेना, मतलब इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। अब मेन चीज़ आपको जैसे याद रखनी है, ह्यूमंस में हमारे पास जो मेन जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होता था ना, ऑक्सीजन का आना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना जालू वलई में, यहाँ पे आपको मेन चीज़ याद रखनी है वो कहाँ पे होता है। यहाँ पे लिखा है मैंने, ये ट्रैकियल ट्यूब्स में, इसमें किसमें, कॉकरोच में ट्रैकियल ट्यूब्स में सारा का सारा काम होता है। वहीं से ऑक्सीजन पूरी की पूरी बॉडी में डिफ्यूज़ होता है, टिश्यूज़ तक जाता है, फिर पूरी बॉडी में जाता है। और सेम वहीं से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मतलब सेल से बाहर आ रही है, फॉर्म पे ट्रैकियल ट्यूब्स के थ्रू बाहर जा रही है, ठीक है। वो चीज़ ये लिखी है। अर्थवॉर्म में कैसे होता है, अर्थवॉर्म का तो सिंपल है, आपको पता भी हो कि अर्थवॉर्म की जो स्किन होती है वहाँ से ही वो क्या करता है, जो जितनी भी मतलब ब्रीथिंग जो है उसकी वो किसके थ्रू होती है, स्किन के थ्रू होती है, किसकी, अर्थवॉर्म की, ठीक है। इसलिए आपने देखा होगा वो पूरी की पूरी ऐसे मॉइस्ट सी लगती है हमें, ठीक है, स्लिमी टच करने में। तो वहाँ से गैसेस जो हैं वो आसानी से पास हो जाती हैं। जैसे फ्रॉग्स की बात करें तो फ्रॉग्स में हमारी तरह लंग्स होते हैं, ठीक है, पेयर ऑफ लंग्स होते हैं किसमें, फ्रॉग में, याद रखना। तो वो लेकिन वो स्किन के थ्रू भी ब्रीथ कर सकती है, ठीक है, अर्थवॉर्म के। तो ब्रीथिंग अंडर वाटर की अगर बात करो, जैसे जो फिश वगैरह हैं तो वो गिल्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। गिल्स एंड फिश हेल्प देम टू यूज़ ऑक्सीजन डिजॉल्व इन द वाटर। जो भी वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो गिल्स के थ्रू उनमें अंदर जाता है, ठीक है। गिल्स आर प्रोजेक्शन ऑफ द स्किन, यू मे वंडर हाउ गिल्स हेल्प इन ब्रीथिंग, गिल्स वेल सप्लाइड, ठीक है। तो ये समझ आ गया, गिल्स के थ्रू यहाँ पे काम हो रहा है। यहाँ पे किसके थ्रू हो रहा है, ये चीज़ याद रखना है, यहाँ पे स्किन के थ्रू हो रहा है। इसमें किसके थ्रू हो रहा था, ट्रैकियल ट्यूब्स की थ्रू हो रहा था। हमारे ह्यूमंस में कहाँ से हो रहा था, ये हमने पढ़ लिया LOLIC, ठीक है। उसके बाद रेस्पिरेशन इन प्लांट, ये असल में आपका सिलेबस का पार्ट है। ये बाकी जो हमने रेस्पिरेशन पढ़ी है ह्यूमंस की वो आपको पता होनी चाहिए थी, बाकी हमने एडिशनल पढ़ रहे हैं चीज़ें। लेकिन यहाँ पे क्योंकि आपका जो सिलेबस में दे रखा है वो सीधा रेस्पिरेशन दे रखा हुआ है। अब रेस्पिरेशन में वो क्या पता क्या पूछेंगे। अब असल में रेस्पिरेशन इन प्लांट में ही आ जाता है, इसी के अंडर आ जाता है। जैसे जो हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, मतलब जो पूरा का पूरा जाइलम और फ्लोएम का पूरा सिस्टम है, मतलब वस्कुलर सिस्टम है जो पूरा का पूरा। अब असल में मुझे अगर अभी मैं पढ़ाऊंगा तो मुझे लगता है 1 घंटा और लग जाएगा। मुझे लग रहा था कि मैं आज शायद कंप्लीट कर दूं, लेकिन मैं फालतू में कुछ चीज़ों में घुस गया आगे पीछे, सॉरी फॉर दैट। आपका टाइम बहुत कीमती है, लेकिन असल में मैं खुद सोच रहा था कि मैं सीधा मैराथन के थ्रू ही आपको बायोलॉजी 3-4 घंटे में ही पढ़ा देता, लेकिन उसका फ़ायदा भी नहीं था फिर। वो तो आप हर जगह देख रहे हो ऐसे ही पढ़ाते हैं, मतलब फैक्ट्स रटा रहे हैं और आप रट लो, परसों भूल जाओगे क्या पढ़ा था। यहाँ पे हमने कोशिश बस इतनी की है कि ताकि आपको, जैसे मान लो आपको कोई पूछे करिए यार रेस्पिरेशन के थ्रू कैसे काम होता है, हमारी बॉडी में क्या करता है, तो कम से कम आप ये बता सकते हो कि डाइजेशन कैसे हो रही है, रेस्पिरेशन कैसे हो रही है, ठीक है। और बाकी हमने ये यहाँ तक ही रखते हैं। अगर आपको चीज़ें नहीं समझ आ रही तो आप एक बार इस PDF के थ्रू इसको पढ़ लेना, फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा यहाँ तक। और कल हम रेस्पिरेशन इन प्लांट्स स्टार्ट करेंगे, जिसमें फिर उसके बाद हम, ठीक है, ये वैसे हमने देखो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में अगर आप देखोगे ना तो ये हमने थोड़ा बहुत पढ़ा भी है। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स अगर देखोगे, कहने का मतलब जैसे एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन वगैरह, ठीक है, क्या होती है, जिसमें ऑक्सीजन की इन्वॉल्वमेंट होती है, जिसमें नहीं होती है, आप खुद भी पढ़ सकते हो, ठीक है। मैंने वही चीज़ें दोबारा सेम रिपीट की हुई हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन में अगर आप देखोगे तो कितने ATP निकलते हैं, 38 ATP फ्रॉम 1 मोल ऑफ ग्लूकोज। यहाँ पे 1 मोल ऑफ ग्लूकोज से हमें सिर्फ 2 ATP मिलते हैं अगर हम ऑक्सीजन के बगैर रेस्पिरेशन कर रहे हैं, तो वो कम मिल रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ें मतलब कुछ फैक्ट से हैं, वो हमने वो बना रखे हैं। तो एरोबिक रेस्पिरेशन सेम वही बता रहा हूँ कि ग्लूकोज से कैसे मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और एनर्जी निकलता है। एनारोबिक में ये होता नहीं है, एब्सेंस होता है इसका, तो फिर हमारे पास बायो प्रोडक्ट अलग होता है। ये हमने अच्छे से पढ़ा है वैसे, ठीक है, एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन। उसके बाद यहाँ पे असल में क्या है मेन कि इस स्टेप ऑफ मतलब रेस्पिरेशन के थ्रू, मतलब ये रेस्पिरेशन में कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। ग्लाइकोलिसिस क्या है ये हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।